जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, ऑफ द रिकॉर्ड्स भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं हमारी इससे पहले, लेकिन थोड़ी सी एक्टिंग हमें करनी पड़ती है ना, तो कोई मसला नहीं, पता चले ना वो स्टार्ट हो रहा है हमारा लेक्चर। चलें जी, तो सर वेलकम टू दी सेकंड डे ऑफ टैक्स रिवीजन क्लासेस। और आज उम्मीद है कि आखिरी दिन होगा, अगर आप लोगों ने मज़ीद डिमांड ना की तीसरे दिन की, तो कोशिश मेरी ये है कि आज के दिन में भी सारी चीज़ें हम कवर कर लें, और इन केस अगर कोई चीज़ रह भी गई छोटी मोटी मिसलिनियस तो फिर मसला नहीं है, हम मेजर चीज़ें कवर कर लेंगे। मतलब छोटी चीज़ों में टाइम लगाने का इतना मतलब बेनिफिशियल नहीं है ना वो तो आप खुद भी कर लेंगे। तो मेनली हमारा क्या फोकस रहेगा आज, इनकम टैक्स, और उसमें भी क्या फोकस रहेगा हमारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सैलरी हम कर चुके थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अच्छा, और उसके बाद प्रॉपर्टी, डीम्ड इनकम वाले कुछ चीज़ें हैं वो, टैक्स के क्रेडिट्स, एओपी की कुछ बातें करनी है हमने वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको हम कोशिश करेंगे समराइज करें, डिस्कस करें आज के दिन, और उसके बाद सैलरी के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, और उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, एक एओपी का भी सवाल कर लें, जमशेद एंड सुल्ताना किसी ने नाम सुना होगा तो वो वाला सवाल भी कर लें, अच्छा, और उसके बाद कुछ टैक्स क्रेडिट की चीज़ें भी देख लें, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। और हम जी सर, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सर सेल्स टैक्स की रूह क्या है, वो क्या देखता है बताएंगे ज़रा मुझे प्लीज़। वो देखता है कि एंड कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट कौन है, और मैंने इसके ऊपर बर्डन चार्ज कर देना है टैक्स का, वो ये देखता है। तो यार ये इनकम टैक्स क्या देखता है, ये किस किस्म का टैक्स है। जैसे मैंने बताया था कि यार वो अगर इनडायरेक्ट है तो ये कौन सा है, डायरेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि यार अगर एक बंदा कमाएगा ज़्यादा, जिसकी इनकम ज़्यादा है, वो बंदा, बहुत कंपनी हो सकती है, एओपी हो सकती है, नॉर्मल पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो कमाएगा ज़्यादा तो उसके ऊपर टैक्स का रेट भी जब लगेगा तो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी उसकी, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, सेल्स टैक्स में उसमें तो ऐसा नहीं है, वो तो किस बेसिस पे लगता है, वो कंजम्पशन पे लगता है। तो अब एक गरीब ने अगर ज़्यादा सामान इस्तेमाल कर लिया तो भाई उसके ऊपर ज़्यादा लग जाएगा, बर्डन ज़्यादा उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ जिसकी इनकम कम उसका टैक्स भी कम, और यहाँ जिसकी इनकम ज़्यादा उसका टैक्स भी। तो ये कोई आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहा इन दोनों के बीच में, इनकम और टैक्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि व्हाट इज इनकम टैक्स, यहाँ तक सब साथ है, तो मुझे एक बार बता दें प्लीज़। सबको आवाज़ आ रही है, किसी को कोई मसला परेशानी? चलें जी, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है बेटा। अब सर एक बंदा ना बहुत सारे तरीक़ों से कमा सकता है, ठीक है, वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, एक वो कहीं जॉब करे और सैलरी की इनकम कमाए, सारी डिटेल में हमने बात की अपनी लास्ट क्लास में। दूसरा तरीका, या तो वो कोई कारोबार करे, वो ट्रेडिंग करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई इंपोर्ट करे, कोई एक्सपोर्ट करे, इस तरह कोई काम करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, कुछ भी करे, मतलब कारोबार करके कमाए, उसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम। अच्छा, एक बंदा ये भी तो कर सकता है कि यार वो घर ले और उसको किराए पे दे, तो यहां से क्या आता है, रेंटल इनकम आती है, वो किस हेड में जाती है, अच्छा यहां जाती है। तीसरा सोर्स हो गया। सर एक और भी सोर्स है, वो ये कि कोई बंदा जिसके पास सेविंग्स हैं, जिसके पास पैसा है, वो पैसा उठाए और उठा के कहां पे लगा दे, वो लगा दे स्टॉक्स में, शेयर्स में लगा दे, सिक्योरिटीज में लगा दे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगा दे, और बाद में जब उनको बेचे, तो जब उसको बेचे, जब उसका डिस्पोजल करे, ये डिस्पोजल का वर्ड बहुत जरूरी है, बेचने का वर्ड बहुत जरूरी है, जब उसको बाद में बेचे तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई हो, खरीदा था 10 रुपए का, बेच रहे हैं कितने का, 15 का। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तुम्हें फायदा हुआ है, तो एज टैक्स पेयर जब तुम्हें कोई फायदा हुआ है तो तुम अपना इस फायदे का कुछ सर्टेन पोर्शन एज अ टैक्स कब दोगे, किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। तो भाई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में एक ये भी एक्सपेक्ट आ जाता है, तो 4 हेड्स हो गए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल मामूली हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कहीं से आपको गिफ्ट मिल जाता है, कोई आपने डिविडेंड कमा लिया, आपका मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी वो नहीं है। कोई बिजनेस इसलिए बिजनेस नहीं बनते कि उनका मेन काम ये है कि वो डिविडेंड कमाएंगे। भाई बिजनेसेस तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, सारे काम जैसे नॉर्मल चलते हैं वो करेंगे, लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं कहीं और? तो जब वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से उनको क्या आता है, कुछ बात समझ आ रही है, उनको आता है डिविडेंड। अब इस तरह की कुछ इनकम्स, अच्छा एक बंदा है, उसने बिजनेस बनाया, 25-30 साल उसने बिजनेस को रन किया, अब उसके बिजनेस का काफ़ी नाम है,
अब उस बिजनेस की वजह से लोग उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि यार तुम हमें एक ब्रांच दे दो, अपना नाम दे दो। होगा क्या कि हम जाके एक दुकान ओपन करेंगे, वहां पर तुम्हारा नाम लगाएंगे और इसकी वजह से हम तुम्हें एक फीस भी देंगे, जिसको क्या कहते हैं, रॉयल्टी। तो यार ये रॉयल्टी, इस तरह की जो इनकम्स हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या उस मेन बिजनेस का काम ये रॉयल्टी कमाना था? क्या उस मेन बिजनेस का काम वो डिविडेंड की इनकम कमाना था? क्या किसी बंदे का काम ये हो सकता है कि मुझे गिफ्ट्स आए, ये मेरी इनकम है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये जो रेजिडुअल चीजें हमारे पास जो कहीं नहीं जाती, कहीं फिट नहीं होती, वो कहां जाती हैं फिर? कुछ समझ आई है? 5 हेड्स की समझ आई है? इनकम टैक्स होता क्या, कुछ समझ आया? अच्छा, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, बेहतरीन बेटा, सही जा रहे हैं, मेरे उस्ताद हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें सर, आगे बढ़े यार। सर सब मिलके हाल वाल पूछ लें एक बार उसका, वो जो अभी आया है। हारे यार हाशिर, तुम एंड में बैठे हो, मुझे नजर बिल्कुल ही नहीं आ रहे, पता है। तो तुम थोड़ा आगे आ जाते ना यार, आगे आ जाओ। चले खैर खैर छोड़े बस। अच्छा जी, चलें। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को डिटेल में देखा और अब हम देखने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस को। सर बिजनेस होता क्या है? बिजनेस होता है जब एक बंदा कारोबार करे और वहां से कुछ कमाए। अब कमाने के कुछ तरीकाकार हैं कि एक बंदा चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चीजों को प्रोड्यूस करे और बेचे। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चीजों को प्रोड्यूस करूं और बेचूं। एक बंदा चीजों को एज इट इज खरीदे और एज इट इज बेच दे, अपना मार्जिन रख के ट्रेडिंग बिजनेस कर ले, ठीक है। ये भी तरीकाकार है किसका। एक और भी तरीकाकार है, एक और तरीकाकार ये कि ना मैं चीजें एक्चुअल में खरीदूं, ना मैं एक्चुअल में बेचूं, ना उनकी कोई डिलीवरी फिजिकल होती हुई नजर आए, कुछ इस तरह की बातें करता है। तो वो कहता है कि भाई बिजनेस में आपके पास क्या आता है, किसी भी किस्म की आप ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसको असेंबल भी कर लेते हैं ना। इवन टोयोटा क्या करता है पाकिस्तान में, बाहर से अपने चीजों को मंगवाता है, पार्ट्स मंगवाता है, यहां पे लाके असेंबल कर देता है और उसके बाद उसको यहां पे, क्या यहां पे वो बिजनेस कर रहा है? क्या यहां पे वो बिजनेस कर रहा है? यस सर, बिजनेस कर रहा है। अच्छा, लेकिन किया वो तो यही बनाता है ना, उसका तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में है, तो भाई वो भी मैन्युफैक्चरिंग करके बिजनेस कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉडर है, सही है ऐसा। अब मैं इन डिटेल में तो नहीं इस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपको पढ़ाने लग जाऊं। उसके लिए आपको क्या देखना है, अपनी बुक्स देखनी है, अपना स्टडी टेक्स्ट देखना है, ऐसा। यहां पे तो हम बात करेंगे, कोर बात करेंगे कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कि डिफाइन कर दो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। चलें, अच्छा जी, यार आवाज सबको क्लियर है ना? चलें जी। सर हमने कहा कि बिजनेस क्या होता है, किसी भी किस्म की ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहां से जो बंदा कमाए। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जब भी बिजनेस को रन करने की बात करेगा, क्या वो किसी किस्म का एक्सपेंस किए बगैर इनकम कमा लेगा या करना पड़ेगा एक्सपेंस उसको? यार सैलरी में ये बात क्यों नहीं की थी आप लोगों ने? वहां पे तो किसी किस्म का कोई एक्सपेंस, कुछ बात आई समझ? तो अब जब यहां पे इनकम आएगी तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका एक्सपेंस है वो भी आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए खर्चा होना जरूरी है। वो खर्चा बहुत तरीकों का हो सकता है, कोई सैलरी दी होगी, कोई परचेजेस की होंगी, किसी का कमीशन दिया होगा, सही है, बहुत सारी आपकी डेप्रिसिएशन होगी, आपकी अमोर्टाइजेशन होगी, प्रोविजंस होगी, बेतहाशा खर्चे जो अकाउंटिंग में होते हैं। बैड डेट हो सकता है, कुछ बातें आनी समझ। अदर इनकम भी हो सकती है, कोई स्क्रैप बेच दिया, अदर इनकम आ गई, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। तो यार ये ब्रॉडर एक डेफिनेशन है, विच मीन्स कि अगर हमने कुछ कमाना है तो उसके लिए कुछ खर्च भी करना है, फिर जो खर्च करना है वो उसी इनकम से। क्या आपने आईटीए में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था? कौन सा? नहीं, 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होते हैं। एक प्रूडेंस पढ़ा होता है, और एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, और एक अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। तो एक जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसको जरा रिवाइज करें। जहां पे इनकम वहां पे उसका एक्सपेंस, कुछ ऐसा। तो भाई वो ये कहता है कि जब तुमने एक इनकम को कमाने के लिए खर्चा किया तो खर्चा भी तो लेस करोगे ना।
जी सर बिल्कुल, खर्चा भी लेस करेंगे। तो अब बात यहां पे आती है कि यार ये जो टैक्स का जो रूल है फिर ये क्यों बनाया गया। मतलब जब अकाउंटिंग वाले ने डिफाइन किए हुए थे यार ये सारे खर्चे हैं, तो टैक्स वाले खर्चे बताने की क्या जरूरत थी। उसकी जरूरत ये थी कि अकाउंटिंग वाला और टैक्स वाला दोनों में डिफरेंस है। टैक्स वाले की नजर में कुछ चीजों के डिफरेंसेस, कुछ चीजों का ट्रीटमेंट कुछ और है, और अकाउंटिंग वाले की नजर में कुछ और है। तो हमारा असल में काम क्या है, जब हमने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जब हमने ये टैक्स के रूल्स पढ़ने हैं, तो हमने जहन में रखना है कि अकाउंटिंग वाला क्या करता है और टैक्स वाले ने क्या करना है। कुछ बात समझ आइए, उसने क्या किया होगा और मैं क्या करूंगा, उसके वो करने की वजह से मैं क्या चीज रिवर्स करूंगा और अपनी कौन सी सही चीज को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। कुछ बातें आ रही समझ, मजीद टिक डाउन करते हैं इसको। ये तो ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस का, ऐसा। अच्छा, जब हमने बात कर ली बिजनेस की और हमारे सामने बहुत सारी बातें ट्रेड होगी, मैन्युफैक्चर, स्पेकुलेशन, तो हमने कहा कि इसको ना जरा दो टर्म्स में तोड़ते हैं। एक है कि वो बिजनेस जो कौन सा है, नॉन, दूसरा बिजनेस वो जो कौन सा है। अच्छा सर, स्पेकुलेशन तो हमें चलते फिरते नजर आ रहे हैं, हम चलते फिरते हैं, हर जगह देख रहे हैं। कोई सर्विस दे रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, हर बंदा बिजनेस ही कर रहा है, ठेले वाला भी बिजनेस ही कर रहा है। सर ये तो हमें नजर आ रहे हैं, ये किस में आते हैं, नॉन स्पेकुलेशन में। अच्छा तो सर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस कौन से होते हैं। कहता है कि जब भी आपने चीज को खरीदा या बेचा और इस खरीदने और बेचने के अमल में आपने एक्चुअल डिलीवरी को इन्वॉल्व, विदाउट टेकिंग एनी एक्चुअल डिलीवरी, आपने एक बंदे को बोला मुझे 10 रुपए की चीज दे दो, और वही चीज आपने अगले बंदे को कितने की पहना दी, 15 रुपए की। कुछ आ रही बात समझ। तो यहां पे हमारे पास जब एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स नहीं आई, तो इसको हम कहां क्लासिफाई कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस में। अच्छा जी, आपकी बुक में सर स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन तो है, उसने वहां पे यही बोला कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा या बेचा विदाउट टेकिंग एनी एक्चुअल डिलीवरी, तो वो किस में आता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है। लेकिन साथ ही उसने उसकी 3 एक्सेप्शंस भी दी हैं। ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है एक्सेप्शन, एक बात बताइएगा मुझे, एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं। एक रिटेलर है, वो करता क्या है सर, वो यही दाल चीनी इस तरह की सारी चीजें बेचता है। उसने सपोज करें उसको पता चला कहीं से कि यार ये जो चीनी है ना, इसका रेट 5 रुपए बढ़ने वाला है अगले महीने में। मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा स्टॉक करके रख लेता हूं आज ही। मुझे पता है मेरी अगले 2 महीनों की डिमांड कितनी है। क्या मैं कारोबार कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी डिमांड कितनी है, मेरी सप्लाई उसके लिए कितनी रहनी चाहिए, मेरा स्टॉक कितना होना चाहिए, मुझे बफर में स्टॉक कितना रखना चाहिए, सारी बातें मुझे पता है ना। मैंने कहा कि मुझे जब पता है कि मेरी डिमांड कितनी है, तो ऐसे करता हूं कि स्टॉक अभी से अपने पास होल्ड कर लेता हूं। उसकी रीजन क्या होगी, उसकी रीजन ये है कि यार ये जो आगे आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ेगी ना, वहां से मैं अपने आप को हेज कर लूंगा, अपने आप को सिक्योर कर लूंगा। कुछ है समझ, अपने आप को जब मैं सिक्योर कर रहा हूं, और मैं खरीद क्या रहा हूं, चीनी का बिजनेस है तो मैं चीनी खरीद रहा हूं ना, शुगर खरीद रहा हूं ऐसा। अब मुझे बताएं, क्या अगर एक बिजनेसमैन इस तरह से सोचे, एक बिजनेसमैन अगर इस तरह से सोचे, तो क्या आप इसको भी स्पेकुलेटिव में डालेंगे या नॉन स्पेकुलेटिव में डालेंगे। यार ये तो एक नॉर्मल सी बात है, एक बंदा सोच सकता है अपने बिजनेस को ऐसे कैरी ऑन करने के लिए कि यार मैं चीजें बाद में महंगी होंगी, मैं आज ज्यादा खरीद लेता हूं। लेकिन यहां पे क्या एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है ना, एक्चुअल डिलीवरी तो इन्वॉल्व है। तो हम स्पेकुलेटिव की जब बात कर रहे थे, उसने एक ही बात बोली, विदाउट टेकिंग एनी एक्चुअल। अच्छा, इसी तरह आपको पता है कि मार्केट में जब इंफॉर्मेशन आती है कि यार कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए कि बंदा बाहर से इन्वेस्ट करने वाला है, या ये कंपनी जो है ना ये वाली चीज लॉन्च करने जा रही है, तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट करती है, तो क्या शेयर प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती। एक प्रूडेंट इन्वेस्टर जो होगा, जिसको मार्केट का पता है कि मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे जाती है, अगर उस तक कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंची और उसने कहा कि यार ये कल कलाना ये प्राइस कहीं ऊपर ना चली जाए, ऐसे करता हूं शेयर आज ही खरीद लेता हूं। क्या एक्चुअल डिलीवरी आ रही है, उसके अपने सीडीसी के अकाउंट में शेयर्स आगे गिर रहे हैं। इसका मतलब यहां ये हुआ कि जो हम बात करते हैं ना स्पेकुलेटिव की, विदाउट टेकिंग एनी एक्चुअल डिलीवरी, वो यहां पे पूरी नहीं हो रही। तो ये किस में आता है, नॉन स्पेकुलेटिव में आता है। अब पेपर में आपको वो बताएगा, और उसने पूछा भी है कि यार एक बंदा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कि यार फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशन, आप लोगों के जहन में होते हैं कि जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन का वर्ड आ गया ना, इसका मतलब ये कि कौन सा है, स्पेकुलेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है।
भाई रॉ मटेरियल का अगर आपने सेल परचेज की और उसकी रीजन ये थी टू गार्ड दी फ्यूचर लॉसेस, ऐसा फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉसेस होते उसको आपने गार्ड किया है, या शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होनी थी उसको आपने गार्ड किया है, तो ये इसकी एक्सेप्शन में आते हैं। कुछ समझ आया? तो ये कहां पे आते हैं? इसकी एक्सेप्शन में। जी ऑनलाइन वाले हजरात, सर सेट है सर, ठीक है जी, समझ आ रही है इसका मतलब सबको। बेटा स्क्रीन तो मैं अभी चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है सर। स्पेकुलेशन का भी इतना अच्छा समझ नहीं आया जितना भी आया, चले बेटा ठीक है। तो भाई जहां पे एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं हो रही वो क्या है? स्पेकुलेशन वाला बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस है। सर जब हम बात करते हैं ना 5 हेड्स की, तो ये असल में 5 हेड्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि कितने हैं? एक आपके पास स्पेकुलेटिव भी है और दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव भी है। नॉन स्पेकुलेटिव वही नॉर्मल बिजनेस, हाँ, और इसी के साथ अगर हम 6 इन्वॉल्व कर ले, कौन से, तो कितने हो जाते हैं? ठीक है, कुछ बात समझ आइए। पेपर में यही कोई 3-4 आपसे टेस्ट कर लेगा, ज्यादा नहीं करेगा। तो भाई वो कहता है, वो ये कहता है आपको कि बिजनेस क्या होता है। आ जाए सर जरा नोट्स पे आ जाए, समरी मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी थी। क्या ये नोट्स काफी हैं पेपर करने के लिए? नहीं सर। व्हाट इज बिजनेस? सर वो कहता है कि किसी किस्म का ट्रेड, और ये सारी बातें प्रोफेशन, वोकेशन, ये इन द नेचर ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, सारी बातें मैंने कर दी। अच्छा, यहां पे बोला कि टाइप्स ऑफ बिजनेस किस तरह के? 2 तरह के, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव की बात करें तो मैंने उसमें बताया कि भाई वो वाली उन चीजों को खरीदना और बेचना जिसमें एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी, ऐसा। और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी, ऐसा है। कमोडिटी वही आपकी परचेजेस। कहते हैं कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस हैं, क्या है एक्सेप्शंस? कि भाई रॉ मटेरियल का वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फ्यूचर के लॉस को गार्ड करने के लिए आज से आपने कर लिया, और इसी तरह शेयर्स का, ठीक है, रॉ मटेरियल और स्टॉक एंड शेयर्स इज एंटर्ड इनटू बाय द मेंबर या पर्सन टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। यार एक प्रूडेंट बिजनेसमैन ऐसे ही सोचेगा ना, ऐसे ही सोचेगा ना कि मुझे जब पता है कि यार चीनी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं 10 बोरियां भी स्टॉक कर लूं जो अगले 2 महीने में बेचनी है, क्यों मैं बढ़ी हुई वैल्यू पे खरीदूं। बट द मेन थिंग इज कि एक्चुअल डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मुझे बात बताएं, स्टॉक मार्केट का किसी ने अगर पेज ओपन किया हो या किसी ने उसकी वेबसाइट ओपन की हो, कभी देखा हो, वहां पे आपके पास शेयर्स भी लिस्ट हुए होते हैं। अच्छा, वहां पे आपके पास जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे होते हैं। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, आप इसमें अपना पैसा जो है वो लगाते हैं तो आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं मिलती। आप कहते हैं जब यहां प्राइस है तो खरीद लेना, और जब यहां प्राइस है तो ऑटोमेटिकली बेच देना, ऐसा। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेड होती है उसमें तो आप सेलर को पैसे दे देते हैं, जो अगली पार्टी सेलर होती है, और उससे आप शेयर्स खरीद लेते हैं। आपके सीडीसी अकाउंट्स में 2 दिन के अंदर आ जाते हैं वो। कुछ ऐसा होता है जब आप डिस्पोज करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। वहां तो एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, लेकिन जो मैंने पहली एग्जांपल दी वहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही। इवन मार्केट जो है आपको पैसा अपना भी देती हैं, आपके पैसे के साथ आपको कुछ लेवरेज भी मिलता है कि आप हमारा भी पैसा लगाओ और फ्यूचर में खेलो, ठीक है। तो यहां जो गेन बनता है वो एक्चुअल डिलीवरी की बेसिस पे गेन नहीं बनता, बल्कि किस बेसिस पे? विदाउट एनी एक्चुअल डिलीवरी, ऐसा। अच्छा, अब हमने सर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। कॉन्सेप्ट्स ये थे कि यार
सैलरी करते हुए हमने कहा था कि एक कैश बेसिस देखना है। वो कैश बेसिस क्या थी? जब पैसा आ जाए तो टैक्स करवा दो। अब जब बात करते हैं बिजनेस की, यार क्या एक बिजनेस जब चीजें खरीदता है, माल खरीदता है, तो क्या क्रेडिट पे खरीदना नॉर्मल बात होती है उसके लिए? क्या क्रेडिट पे सेल करना नॉर्मल बात होती है उसके लिए? तो यार एक इतने बड़े बड़े बिजनेसेस जब क्रेडिट पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर आप इसको कैश बेसिस पे रखो तो सही होगा, गलत होगा? तो फिर किस पे रखना चाहिए? कहता है कि यहां पे जो कंपनीज ने अकाउंटिंग करनी है ना अपनी, वो किस बेसिस पे करनी है? अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? कोई समझा दे मुझे। एक्सपेंस इनकर हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट हो या ना हो। इनकम अर्न हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो, रिसीव हो या ना हो। क्या इसी वजह से रिसीवेबल और पेबल का कॉन्सेप्ट आता है? तो क्या हम आईटीए पढ़ने लगे हैं या टैक्स? हम टैक्स की वर्कशॉप में बैठे हैं, टैक्स पढ़ने नहीं लगे अभी, हम आखिरी कुछ लम्हात में बैठे हैं, ठीक है। तो भाई वो कहता है, एक छोटी सी बात कहता है कि भाई टैक्सेबिलिटी कैसे होगी इस पर्टिकुलर हेड में, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? कहता है कि दोनों तरीके हो सकते हैं, बट कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है? और पेपर में सवाल किसका आएगा? इंशाल्लाह कंपनी का ही आएगा। बिजनेस में कंपनी का ही सवाल आएगा, और सैलरी में इंशाल्लाह पर्सन का सवाल आएगा। ठीक जी बेटा, कंपनी भी पर्सन में आती है, मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल का सवाल आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल का मैंने जरा मजीद रिफाइन कर दिया। पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, तो इंडिविजुअल का सवाल आएगा। अब ठीक है बेटा, यार एक बात है, जब आपने ये बोला कि सर आप खर्चे लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार जब अगर खर्चे बढ़ जाएं और इनकम कम हो जाए तो लॉसेस भी आ सकते हैं। ऐसा है? सैलरी में लॉस क्यों नहीं आया था? ठीक है, तो भाई सैलरी में लॉस इस वजह से नहीं आता। अब जब बात करते हैं बिजनेस की, और बिजनेसेस हैं दो तरह के, एक स्पेकुलेटिव एक नॉन स्पेकुलेटिव। तो भाई जब दोनों बिजनेसेस करेंगे, दोनों के लिए खर्चे तो होंगे ना। उसने बोला जहां पे आपका खर्चा आपकी इनकम से बढ़ गया, वहां क्या आ सकता है? लॉस। वहां पे लॉस आ सकता है जहां पे आपका खर्चा बढ़ गया। अब इस लॉस का क्या करें? यार एक बंदे ने इतनी पेमेंट्स की, इतने एक्सपेंसेस किए, और उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस थे, उसको क्लेम तो करने देने चाहिए ना यार वो। अब तुम्हारा लॉस आ गया तो क्या बोलेंगे? बस सही है, छुट्टी करो, अब जाओ। उसने बोला कि यार ये अगर तुम्हें लॉस आ जाए ना किसी भी एक साल में, तो इसको तुम क्या कर सकते हो? कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले सालों में लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यार तुमने तो इसके बैग पे खर्चा किया हुआ है ना, तुम तो खर्चा करके आए हो। तो खर्चे से टैक्स पेयर को फायदा होता है, नुकसान होता है? खर्चा करने से टैक्स पेयर को उसकी टैक्स लायबिलिटी में फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है। और इनकम से नुकसान होता है, फायदा होता है? इनकम से नुकसान होता है। सर ये कैसी इनकम है जिससे नुकसान होता है? आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा देती है। और वो फायदा कैसा और वो खर्चा कैसा जिससे फायदा होता है? टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। उसने बोला जब भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए ना, तो एक काम करते हैं, आपके एक्सपेंसेस को हम जाया नहीं होने देते, बल्कि क्या करते हैं, इस लॉस को अगले सालों में ले जाते हैं। अच्छा, जब बात आई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की, उसने ना फिर कुछ टाइम लिमिट्स बताई, हर हेड के लिए बताई। सर मेरे पास सामने लॉसेस की समरी भी ओपन है, इस पे मैं आऊंगा, इस पे भी मैं आऊंगा, ऐसा। लेकिन पहले इन अ पर्टिकुलर हेड हम चीज को समझ लेते हैं। उसने कहा दो तरह के बिजनेसेस, एक है स्पेकुलेटिव और एक है नॉन स्पेकुलेटिव। पहले बात करते हैं नॉन स्पेकुलेटिव की। इसने बोला यहां पे लॉस आ सकता है, आ सकता है। आप कंपनीज की बैलेंस शीट उठा के देखें, उनके स्टार्टिंग ईयर्स में लॉस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब क्या करें, जाया होने दें? नहीं, जाया तो नहीं होने देना, अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कितने सालों के लिए कर रहे हैं? फॉर द 6 ईयर सक्सेडिंग दी टैक्स ईयर। साल 2025 है तो कब तक जाएगा? कुछ समझ आया? यहां तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 6 साल तक। अच्छा यार, उसने बोला जो दूसरा बिजनेस था नॉन स्पेकुलेटिव, इसका भी कुछ करो। हमने बोला हाँ, इसका भी जो लॉस है वो भी 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहां तो बातें सेम थी, यहां पे आप वो एक नई बात लाया, क्योंकि तुम जो है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या कर रहे हो, तुम अपनी सोच से चल रहे हो, तुम्हारा कोई जहन नहीं है, बस ये तब खरीदूंगा तब बेचूंगा, हवा में उड़ रहे हो तुम। इस वजह से मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं। लॉस से होना क्या था? फायदा होना था, नुकसान होना था? बोला कि ये जो तुम्हें स्पेकुलेटिव में लॉस आया है ना, ये तुम्हारी अपनी नाअहली की वजह से लॉस है। इस लॉस को इसी हेड के साथ एडजस्ट करना, कहीं और नहीं लेके जाना। कोई और हेड है हमारे पास?
हैं सर, नॉन स्पेकुलेटिव का हेड भी है, सैलरी का भी है सर, उसके बाद कैपिटल गेन भी है, प्रॉपर्टी भी है, अदर सोर्स भी है। उसने बोला फॉरेन सोर्स इनकम भी है। उसने बोला कि स्पेकुलेटिव का अगर लॉस है तो ये तुम्हारी अपनी नाअहली की वजह से है, तुमने अपना जहन ज्यादा चलाया, तो अब ऐसे करो कि इस लॉस को इसी हेड के साथ रखना, फ्यूचर में जब कभी तुम्हें गेन आएगा ना तो उसके साथ एडजस्ट करना, ना कि किसी और हेड के साथ। ऐसा है, ठीक है। चले यहां तक सबको बात समझ आइए तो मुझे बता दें, सबको बात समझ आइए, कोई मसला कोई परेशानी? जी ऑनलाइन वाले हज़रात, यार साहिल या कोई आप मैसेज लाल उसको बोल दे यार कुछ भेज दे यार, अभी गला जो है ना, कोई चाय पानी हो जाए। हाँ जी सर, सब साथ है ना, कोई मसला परेशानी? ठीक है, मेरी कोशिश होगी, देखिए मैं सारी चीज़ों को समराइज करूं, सारी चीज़ों को कवर करूं, और आप लोगों से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये कर लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हो भी गई है, हो भी जाएगी, हो भी गई है। चलें जी सर, आगे आ जाएं प्लीज़ मज़ीद। अब जब बात आई खर्चे लेस करने की, तो उसने किसने? एफबीआर ने हमें कुछ खर्चे लिस्ट डाउन करके बताए कि यार ये वो खर्चे हैं जो तुम लेस कर सकते हो और ये वो खर्चे हैं जो तुम लेस। अब सवाल आएगा पेपर में और उसमें बहुत सारे खर्चे लेस किए होंगे, तो आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो वाले खर्चे जो अलाउ नहीं थे और उस बंदे ने अलाउ किए हुए, और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? वो वाले खर्चे जो अलाउ होने चाहिए थे और इसने नहीं किए। ऐसा है, पहले आप एक गलत चीज को सही करेंगे, उसका रिवर्सल डालेंगे, फिर ही आप सही बात कर सकते हैं ना, कि देखो मुझे आती है। क्या आती है चीज? भाई एडजस्टमेंट करनी आती है, ये लो ऐड बैक कर दिया और ये लो लेस कर दिया। सर ये क्या हवा में बातें कर रहे हैं भाई? बात ये है कि जब आपने मुझे पहले ही कहा कि सर टैक्स वाले में और अकाउंटिंग वाले की थॉट्स में, उसके थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, दोनों एक तरह से नहीं सोचते, इसका मतलब है कि एक बंदे के नजदीक एक्सपेंस कुछ और होगा, एक बंदे के नजदीक एक्सपेंस कुछ और होगा। एक बंदा किसी और तरीके से सोचता है, दूसरा किसी और तरीके से सोचता है। तो अब हमने इनके बीच में एक रिकंसिलिएशन बनानी है। हमने इनके बीच में क्या बनानी है? तो जब भी हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं, वो कहां से करते हैं? प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं। किस किस चीज की? जो खर्चे अलाउ नहीं होते उनको ऐड बैक करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों को यही समझ नहीं आता ऐड बैक क्यों हो रहे हैं। जब आपने प्रॉफिट से स्टार्ट किया तो एक चीज जब पहले गलत लेस हो चुकी है, एक गलत चीज लेस हो चुकी है, तो सही करने के लिए उसको ऐड बैक करूंगा ना। ये है रीजन उसको ऐड बैक करने की। और इसको मैं क्या नाम देता हूं टैक्स की जुबान में? इनएडमिसिबल। वो खर्चे जो लेस करने की इजाजत। राशिद किस बात पे हंसी आ रही है? मुझे भी बताएं, मैं भी हंस लेता हूं। जी बेटा कौन? नहीं तो सुभान अल्लाह किस बात पे? हाँ कोई अच्छा, तो भाई खर्चों को अब क्या करने लगे थे? हम रिकंसाइल करने लगे थे। उसके लिए हमने कहां से अपनी वर्किंग स्टार्ट की? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कैसे आती है? रेवेन्यू होता है, कॉस्ट ऑफ सेल होती है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम, फाइनेंशियल चार्जेस और ये सारी अदर इनकम आ जाती है। उसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर। तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आपने उठाया, ये कौन सा होता है? अकाउंटिंग वाला होता है या टैक्स वाला होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने उठाया, और इसमें अब आपने एडजस्टमेंट करते जाना है। जो खर्चे लेस करने की इजाजत नहीं थी, जो पहले हुए थे, वो आपने ऐड बैक कर दिए, और जो लेस करने की इजाजत है वो आपने लेस कर दिए। अब सर मैंने आपको वो खर्चों की लिस्ट बतानी है कि जोन से खर्चे लेस करने की इजाजत है और जोन से लेस करने की इजाजत। सबसे इंपॉर्टेंट 18 नंबर का जो सवाल आएगा उसमें तकरीबन 15 नंबर इन्हीं चीजों के हैं, इन दो बॉक्सेस के हैं जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं।
एक वो वाली डिडक्शन जो अलाउड है और एक वो वाली डिडक्शन जो अलाउड। जिसने ये तसल्ली से समझ लिया ना, बाकी बातें तो देखें आपको पता ही होंगी सारी, बिल्कुल बेसिक थी। इसको एक बार मेरे साथ सुन लें, समझ लें, क्योंकि पेपर में यही बातें अगर याद आ गई ना तो वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो कुछ ये वाली बात समझ आई आप लोगों को, ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की है कि भाई लॉस आ सकता है। इस हेड को पहली तो बात है सेपरेट रखना है, डिस्टिंक्ट रखना है, सेपरेट रखना है फ्रॉम किससे, नॉन स्पेकुलेशन वाले से। अच्छा भाई, अगर आपने एक खर्चा किया जो कि कॉमन खर्चा है और वो दोनों के लिए हुआ, स्पेकुलेशन के लिए भी हुआ, नॉन स्पेकुलेशन के लिए भी हुआ, तो क्या वो दोनों पे पोर्शन हो जाएगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे चैप्टर 4 में, बिल्कुल बेसिक बात है। कहता है कि जब भी लॉस आएगा तो सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस। इसको उठा के नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर देना। चलिए सर, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें, इनको हम लॉसेस में भी कवर कर सकते हैं। अब आ जाए यहां पे, ये हैं सर हमारे पास लिस्ट ऑफ डिडक्शंस अलाउड और नॉट अलाउड। अलाउड, ये हैं सर लिस्ट ऑफ डिडक्शंस जो कि अलाउड हैं। अलाउड किसके अगेंस्ट हैं, इनकम के अगेंस्ट। ये वो वाले खर्चे हैं जो लेस करने की इजाजत दी गई है। किसने दी है, अच्छा यहां तक सब साथ हैं तो बता दें। ये यहां पे जो मैं अभी लिस्ट बताने जा रहा हूं ना, पहली तो बात ये कि पेपर में जब 7, 8, 9 एडजस्टमेंट्स आएंगी ना, आपने इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है कि आपको कितनी आती हैं। सपोज करें कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी समझ नहीं आ रही, उसके ऊपर जहन आपने खपाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल एडजस्टमेंट के मार्क्स होते हैं। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया, उसके भी मार्क्स हैं। आपने इनएडमिसिबल को कुछ एड बैक कर दिया, उसके इंडिविजुअल मार्क्स हैं। हर पॉइंट का अपना अपना सेपरेट नंबर है, लेकिन वो पॉइंट्स इससे बाहर नहीं होंगे। यार ये किस बेसिस पे बनाई हुई है, मैंने पास पेपर की बेसिस पे बनाई हुई है। हाँ, एक आध नई एडजस्टमेंट हो सकती है, इतने के तो हम मुतहम्मिल हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में बात की थी मैंने। चलें जी, काम की बात पे आते हैं। यार समीउल्लाह, यकीन करें मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूं इस वजह से ना, प्लीज यार। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बिजनेस जो होता है वो किस किस्म के खर्चे नॉर्मली कर रहा होता है। क्या वो परचेजेस से खर्चे कर रहा होता है, क्या उसके पास फिक्स एसेट्स होते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम कर रहा होता है वो, क्या उसके पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर वो अमोर्टाइजेशन क्लेम कर रहा होता है, IAS 38 वाली अमोर्टाइजेशन। अच्छा, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह फेयर 2 में जब आएंगे। अच्छा, इंटेंजिबल्स के ऊपर, ऐसा इंटेंजिबल्स के ऊपर। तो अच्छा, जब यही बिजनेस मजीद ग्रो करते हैं तो अपनी R&D के ऊपर भी खर्चा करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्चा करते हैं, इस तरह के खर्चे होते हैं। अच्छा, ये अपने एम्प्लॉयज के लिए भी खर्चा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी खर्चा करते हैं कि उनको जो नए लॉज आए हैं, नई रेगुलेशंस आएंगे, नई इनहांसमेंट्स आएंगे, नई एडवांसमेंट्स आएंगे, उनके लिए क्या कर सके, उनके लिए ट्रेन कर सके, रेलेवेंट रख सके। अच्छा, इस तरह के खर्चे भी करते हैं। सपोज करें फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या उसने साइंटिस्ट भी बिठाए होंगे अपने पास। भाई दवाइयां जो बना रहे हैं, कितने लोगों का स्टेक है उस कंपनी के ऊपर जो उसकी दवाइयां खाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए ना उस चीज़ों को, उसका जो आफ्टर जब वो चीज़ बन जाए उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बन के टेस्ट भी होना चाहिए ना, सब कुछ। इस तरह के खर्चे जो है नॉर्मली बिजनेस कर रहे होते हैं। सैलरीज के खर्चे कर रहे होते हैं, यूटिलिटीज के खर्चे कर रहे होते हैं, बिजली के बिलों के खर्चे कर रहे होते हैं, मार्केटिंग का खर्चा कर रहे होते हैं। क्या यही खर्चे होते हैं? और मजीद सोच के बताएं कौन सा खर्चा आता है ज़हन में। प्री कमेंसमेंट, भाई एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कुछ खर्चे होते हैं, कुछ समझ आ रही है? बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टार्ट होने से पहले कोई फिजिबिलिटी एनालिसिस हो रहा है, कोई फिजिबिलिटी की रिपोर्ट बन रही है। हाँ यार ये लोकेशन होनी चाहिए, हाँ यार इतनी स्क्वायर फीट से वो कवर्ड होना चाहिए, ये प्लांट लगेगा, ये मशीनें लगेगी, इतनी आउटपुट आएगी, इतना इनपुट देंगे, इतना प्रॉफिट बनेगा। ये सारी चीजें बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले खर्चे हो रहे हैं। कस्टमर्स आते हैं, उनकी एंटरटेनमेंट पे खर्चा होता है। कुछ लोगों से पैसे लेने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, वो पैसे मिलते ही नहीं है, गंदे अंडे, यही होता है ना, बैड डेट्स। तो भाई ये लोग भी जो इस तरह के कीड़े मकोड़े हशरात निकल के आते हैं, इनका भी कोई हिसाब किताब करना है, तो इनका भी कोई ना कोई खर्चा है। मुझे एक बात बताएगा, जब आपने एक बंदे को सेल की और अक्रूवल बेसिस पे सेल की, एंट्री क्या बनाएंगे आप? डेटर डेबिट और
सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हुआ ये कि आधे पैसे आ गए और आधे पैसे वापस नहीं आए। अब क्या होना चाहिए इसके ऊपर? बैड डेट बुक होना चाहिए। तो भाई जब बैड डेट बुक होगा इसका मतलब ये है कि अब ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। जो पैसा आना था कभी जिंदगी में, जिसको हम ऑलरेडी इनकम में रिकॉर्ड कर चुके थे, अब वो नहीं आना। तो जो चीज गलत इनकम बनाई अब उसका क्या रिकॉर्ड करो? उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। ऐसा कुछ बातें समझ आ रही हैं? तो ये कुछ लिस्ट ऑफ डिडक्शंस हैं जो कि बिजनेस में अलाउ होती हैं, कुछ तरीकाकार हैं जिस पे अलाउ होती हैं, वही बता देते हैं। आगे हैं जी, जरा मेरे साथ प्लीज इसे रीड करिएगा। सबको समझ आ रहा है? आप लोग को सबको सही नजर आ रहा है? सही, बेहतरीन। कहते हैं कि इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा किया हो बिजनेस से अलाउ करते हैं हम खर्चे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस दैट अलाउड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये वो वाले खर्चे हैं जो लेस करने हैं। हम बनाएंगे ना ऐसे, ऐड करेंगे और लेस करेंगे। तो जो लेस करने हैं उसमें यही वाले खर्चे हैं। जरा सुन लें कौन कौन से। सबसे पहले यहां पे अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट। ऐसा उसने कहा जब यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो ना तब करना। इसका क्यों बोला उसने ये? अगर तो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा 1 साल से कम वाला होगा तो वो तो उसी साल में आ जाएगा ना। 1 साल से ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी, 1 साल से ज्यादा होगा तो अमोर्टाइजेशन अप्लाई होगी, कुछ ऐसा। दैट्स व्हाई उसने बोला कि जब आपकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो क्या करो? अमोर्टाइजेशन का या डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इट्स अ लाइफ सेवर फॉर मी। चलें, आई एम बिजी बाद में जी बोलो। अब जाए यार, अब करते हैं इसके ऊपर, इस क्लास के बाद करते हैं, सबको बुलाते हैं अभी। अच्छा, अभी आप जाए, ब्रेक में करते हैं। सही है, ब्रेक में करते हैं। अच्छा, मैंने बताया था प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है भाई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर? कोई बता दे यार। प्रोटोटाइप के खर्चे, फिजिबिलिटी एनालिसिस हो जाता है, ठीक है, रिसर्च करते रहते हैं आप कुछ ना कुछ। तो ये सारे जो कहते हैं कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। अब सिनेरियो ये है कि यार ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। आप जाएं जरा KPMG के पास, बोलो मुझे फिजिबिलिटी एनालिसिस बना के दो, वो आपसे मिलियंस में चार्ज करेगी पैसे। अब यार बात ये है कि एक जो नया बिजनेस है जो स्टार्ट हो रहा है, इस बिजनेस को आपने जब प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर सारे का सारा एक ही बारी में रिकॉर्ड कर दिया तो एक ही साल में सारी हिट आ जाएगी एक्सपेंस की। तो हमने क्या बोला कि इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है? 20% आपने रिकॉर्ड करना है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। सर आप तो इतना जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप तो डेप्थ में जा नहीं रहे चीजों की, क्यों नहीं जा रहे आप? क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये कितने साल बनते हैं? 5 साल बनते हैं, ठीक है। 1/20 5 ईयर्स बनते हैं आपके। तो भाई उसने बोला कि जब भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर करना है तो उस प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को 5 साल पे तोड़ दो। जिस साल हुआ उससे ऑनवर्ड, उस साल में, और उससे ऑनवर्ड्स लानत। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, जिस साल हुआ खर्चा उस साल में और उससे अगले 4 साल, ठीक है सर। यू आर पार्ट ऑफ अवर लीग। इसको लानत मिल जाती है, वो पार्ट हो जाता है हमारी लीग का, ऐसा ज्यादा करीब हो जाता है हमारे। चलें, माफ करें यार, सॉरी यार। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है ये? यार फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको अपनी दवाइयों पे सर्च तो करनी पड़ेगी। अगर गाड़ी भी बनानी है तो गाड़ी के ऊपर भाई इंजीनियर तो बिठाने पड़ेंगे ना, गाड़ी एक्सेस देखने उसके, यार इधर देखना, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, कुछ भी देखना, तो भाई साइंटिस्ट तो बैठेंगे ना, रिसर्च तो करेंगे ना, नए मॉडल्स निकालने हैं, नई शेप निकालनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। तो भाई क्या अकाउंटेंट बताएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? नहीं भाई, साइंटिस्ट बताएंगे ना। हमें नहीं पता था तो हम यहां पे आए हैं सर, हमें नहीं पता था तो हम यहां पे आए हैं, लेकिन हम यहां पे आके भी बहुत अच्छे हैं। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो कि पाकिस्तान में रिसर्च की गई हो। यार बाहर वाली रिसर्च क्यों नहीं अलाउ कर रहे आप? भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करो, यहां की गरीब आवाम का भी कुछ सोचो। जो खर्चा तुमने साइंटिफिक रिसर्च का पाकिस्तान में किया वो लेस करने की इजाजत होगी। अब पेपर में क्या टेस्ट करेगा? साइंटिफिक रिसर्च किया, आप बोलेंगे यस 1 नंबर मेरा हो गया, लेकिन आपने पूरी लाइन नहीं पढ़नी, उसमें लिखा होगा कि खर्चा किया है जापान में।
अलाउ करेंगे? और उसने अगर अलाउ किया होगा तो आप क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। उसने अगर अलाउ किया होगा तो आप क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, अब पेपर में क्या बोलेगा? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपए का हुआ, उसने बोला लेस किया हुआ ऊपर से पहले, आप क्या करेंगे? आप उस 100 को ऐड बैक करेंगे और लेस कितना करेंगे? कितना? 20। ऐसा? ये मेरी बात आ रही समझ? तो भाई जो सही तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया। अगर पेपर में इसका ऑपोजिट किया हुआ है तो आपने उसको सही कर देना है। मतलब उसने सारे का सारा प्री कमेंसमेंट लेस किया होगा ना 100 रुपए का, आपने 100 को ऐड बैक कर दिया, भाई तुमने ये काम गलत किया है। रुको मैं तुम्हें बताता हूं सही काम क्या होता है। सही काम ये होता है कि इसको उठाओ और इसका जो 20% है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे वो आप लेस कर दो। सब है कि आपने पहले सेशन दिया हुआ? आपने पहली क्लास ली थी सेल्स टैक्स की? ठीक है, क्लास फिजिकली लिया था आपने? अच्छा चलें, सही है। बेटा साइंटिफिक रिसर्च जितना हुआ है वो सारा कर देंगे। जहां पे वो हमें नहीं बताएगा कि इस तरह से तोड़ो इस एक्सपेंस को, वहां पे हम खुद से नहीं सोचेंगे। तो टैक्स वाला जब प्रोवीन बनाता है वो सोच समझ के ही। ऑनलाइन वाले हज़रात सब साथ हैं? क्या लैग कर रहा है बेटा? बेटा फरद बेटा मैं कर चुका हूं शेयर, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगले 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, यहाँ 45 मिनट्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस निपटा देंगे, सही है। तो आपकी जिंदगी में सुकून हो जाएगा तकरीबन 15 से 20 नंबर का। बेटा दोबारा से रिकनेक्ट करें, ठीक है। चलें जी सर, आप लोगों ने साथ देना है प्लीज। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे खर्चा होता है भाई, उनको एमएस ऑफिस सिखाना है तो खर्चा होगा, उनको कोई सैप का नया सिस्टम सिखाना है तो खर्चा होगा, उनको कोई ऑडिट की ट्रेनिंग्स देनी है तो खर्चा होगा, ठीक है। उनको अगर सिखाना है कि आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को किस तरह से फॉलो करना है तो खर्चा होगा, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर उनको चीजें सिखानी है तो भाई खर्चे तो होंगे ना। मतलब आप खर्चा जब कर रहे होंगे तो खर्चा फिर बिजनेस के लिए लेस करने की इजाजत होनी चाहिए ना। तो यस, उसने बोला कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर आपने कोई खर्चा अगर किया है ना तो वो खर्चा भी लेस करने की इजाजत होगी। हाँ, ये 3 तरह के खर्चे हो सकते हैं। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपने पैसे दे दिए, किसी हॉस्पिटल को दे दिए पैसे, जो कि किसके बेनिफिट के लिए था? आपके एम्प्लॉय के लिए या उसके बच्चों के लिए, उसके डिपेंडेंट्स के लिए, उसके फायदे के लिए बना गया था, ये खर्चा भी लेस करने की इजाजत है। अच्छा, उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में स्टैब्लिश है जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यार इंडस्ट्रियल वर्कर वो हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब अगर आपने उनको सेफ्टी के फीचर्स ही नहीं बताए, आपने आपको सेफ कैसे रखना है, ठीक है, क्या किस कौन कौन से आपने चीजों को इस्तेमाल करना है तो आप सेफ रहेंगे, आपने काम के वक्त इन चीजों का ख्याल, ये ग्लव्स पहनने हैं, ये शूज पहनने हैं, ये जैकेट होनी चाहिए, सारी कोई ट्रेनिंग है या नहीं है? या कोई बचपन से सीख के आते हैं घर से अपने? भाई प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ना इसके ऊपर। तो बोला कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर आपने जो खर्चा किया, और ये खर्चा उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो कि फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो। अच्छा, कहता है कि द ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद अ स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ के आपको कहीं पे लग रहा है कि एक बंदे के लिए एम्प्लॉय होना लाजमी है? एम्प्लॉय होना लाजमी नहीं है। मतलब कंपनी उठ के बोले कि मैं 50 बंदों की ट्रेनिंग कराऊंगी, वो 50 बंदे इस स्कीम के तहत जो बोर्ड ने अप्रूव की हुई है वो इस फलानी जगह पे आ जाएं, ठीक है। तो यहां पे एक उस सिटीजन का, पाकिस्तान का सिटीजन होगा ना, लेकिन उसका एम्प्लॉय होना लाजमी नहीं है कंपनी का। कुछ समझ आया? इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए, या फिर उस एजुकेशनल या हॉस्पिटल के लिए जो किसके फलाह बहबूद के लिए हो? आपके एम्प्लॉयज या उसके डिपेंडेंट्स की। सर समझ आ रही चीजें? क्या नाम क्या आपका? इकबाल? चले आपको मैं नाम दिया इकबाल, यार मुझे यही समझ आया इतनी दूर से। आपका इकबाल बुलंद हो इतनी दूर से, अच्छा है ना नाम? सवेरा पाकिस्तान इकबाल, अच्छा नाम है। इतनी दूर से यार ये समझ आ सकता है। सही, चले। किसकी बेटा?
बेटा स्कीम की कोई एग्जांपल नहीं। देखें बोर्ड क्या है, एफबीआर जो है वो एक स्कीम निकालते हैं कि यार मैंने बताया आपको कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप इतने बंदे लेके आओ। तो हम अच्छा सपोज कर लेते हैं कि आपने आईकैप में अगर 50 बंदों की ट्रेनिंग करवा दी ना ऑडिट के ऊपर, तो हम आपको खर्चा लेस करने की इजाजत देंगे। ठीक है, हमने बोला कि अगर आपने डायरेक्टर का ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया ना, तो वो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जो खर्चा होगा ना, क्योंकि जब देखो कंपनीज होती है, कंपनी को कौन रन करता है, उसके डायरेक्टर्स रन करते हैं। अब डायरेक्टर ही अगर जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, नाहिल होगा, उसको क्या समझ आएगा। अब कंपनी का काम क्या होता है कि उसकी ट्रेनिंग करवाना। भाई वो ट्रेनिंग कराता कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करवाते हैं। अब बोर्ड ने बोला कि मैंने ये स्कीम बना दी है, इसके अकॉर्डिंग तुम इन डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग कराओ। किसी फर्म के बड़े पार्टनर को उठा लिया, भाई पैसे लेगा ना वो आने के, वो बोलने के पैसे लेगा ना, वेन्यू जो डिसाइड करेंगे वहां पे पैसे होंगे ना। तो बोला कि इस तरह के जो खर्चे हैं जो बिजनेसेस अपने डायरेक्टर्स को अपने बिहाफ पे भेजेंगे, ये जो ट्रेनिंग होगी इसका खर्चा लेस करने की इजाजत। कभी आपने डीटीपी के बारे में सुने? डीटीपी डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है, जाके जरा इसको सर्च करिएगा। ठीक है, तो कुछ इस किस्म के खर्चे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या एक बिजनेस पैसे बैंक से ले सकता है एज अ लोन? वो किस लिए लेगा? फॉर द पर्पज ऑफ, सपोज करें कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी है, 500 मिलियन रिक्वायर्ड है उसके लिए, 500 मिलियन अपना डाला, 500 बैंक से उठा लिया और बना ली। उससे क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे। अच्छा, हमें यार अपने क्रेडिटर्स को पे करने हैं पैसे, तो यार तब भी बैंक से कुछ ना कुछ ओवरड्राफ्ट वगैरह उठा लिया। तो बोला कि किसी किस्म का भी लोन अगर आप बैंक से उठाते हो और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो लेस करने की इजाजत होगी। कब? जब होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ, बेटा बिजनेस का एक्सपेंस है ना, वो डायरेक्टर की बात कर रही है ना, बिजनेस का एक्सपेंस है। चलें जी आगे आए प्लीज। तो कहता है प्रॉफिट ऑन डेट इफ रिलेट टू, अब अगर आपको बोले कि डायरेक्टर ने लोन लिया था अपना घर खरीदने के लिए, तो ये अलाउ नहीं होगा। रीजन मीन कि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है बल्कि डायरेक्टर का अपना। अच्छा, बिजनेसेस क्या एंटरटेनमेंट पे खर्चा नहीं करते? क्या मैंगो फेस्टिवल नहीं करते? देखा होगा केपीएमजी का, अगर शायद आया हो, मैंगो फेस्टिवल, कोई ईद मिलन, कोई उसके बाद 14 अगस्त के ऊपर जो है सेलिब्रेशन हो रही हैं। ठीक है, फेक मैनेजर्स हैं, फेक शक्लों के साथ आते हैं, इतनी फेकनेस, और फिर मिलते हैं, गले मिलते हैं 14 अगस्त पे। तो भाई मतलब अभी आने वाली है ना, तो रेलेवेंट डेट वही है ना हमारे लिए। अभी हमारा मैंगो फेस्टिवल हुआ तो फेक फेसेस एवरीवेयर। तो भाई ये चीज़ें जो हैं खर्चे तो होते हैं इसके लिए। कोई 60-70 किलो आम मंगवा ली उन्होंने, ठीक है, तो भाई अब ये खर्चा लेस करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी? एक बिजनेस आपने अगर एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चा करे एंटरटेनमेंट का, तो लेस करने की इजाज़त है। अच्छा, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उसके अलावा, अच्छा ये करते क्यों खर्चा? ये इस तरह की एंटरटेनमेंट्स क्यों करते हैं? ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस जगह को जेल नहीं समझे बल्कि फैमिली समझे, ताकि वो अपना समझे, ताकि वो मजीद इनपुट दें, उनकी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, इस तरह के सेशन से मिलें, आपस में कनेक्ट करें दूसरे से। अच्छा, कस्टमर्स भी आते हैं, तो कस्टमर्स का जो चाय पानी है वो भी खर्चा, वो भी लेस करने की इजाज़त है। अच्छा, कस्टमर्स के अलावा कुछ फॉरेन कस्टमर्स भी होते हैं, तो फॉरेन कस्टमर्स के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो भी लेस करने की इजाज़त है, ऐसा। और कहता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके लिए एट द पर्सन की बिजनेस परमाइसिस। बिजनेस परमाइसिस का क्या मतलब है? आपकी बिजनेस की हदूद 4 दीवारी के अंदर जो गाहक यहां पे आ रहा है उसके लिए खर्चा किया आपने, वो लेस करने की इजाजत है। एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर और फॉरेन सप्लायर्स, इनके लिए लेस करने की इजाजत है। कहते हैं कि मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द एजेंट, किसी बंदे ने अगर थोड़ी सी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस कंपनी की जब भी एजीएम होती है आपको नोटिफिकेशन आता होगा कि आप इस तारीख पे आप हमारे पास पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि आप हमारे शेयर होल्डर हैं। तो यार जब शेयर होल्डर जाएंगे कोई चाय पानी तो पियेंगे ना, खर्चा तो करेंगे ना। तो कहता है कि मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और एजेंट और इंप्लॉयज, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं उसका खर्चा लेस करने की इजाजत है।
और ये कौन सा लिखा हुआ है एंड पे? ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, ऐसे करके वो जो बैलून्स लगाए होते हैं सारे, वो रिबन कटिंग सेरेमनी। कुछ समझ आ रहा है यार? चीजें आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। पेपर में बताएगा, पेपर साइलेंट नहीं होगा सर, ये गारंटी है मेरी तरफ से। चीजें सुन के जाएं, अपने जहन में रखें, पेपर साइलेंट नहीं होगा, पेपर खुद बताएगा क्या करना है मेरा। ठीक है, सुनिए। अब सवाल आया पास पेपर की एडजस्टमेंट। सर अगर फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉइज ईद मिलन पार्टी अरेंज की है तो भाई कोई मसला नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस है, आपके एम्प्लॉइज है ना, आपके अलाउड है बिजनेस में, कोई मसला नहीं है। लेकिन बोला कि यार इस तरह का खर्चा है कि सिर्फ डायरेक्टर के लिए किया था, उसके घर पे किया था, डायरेक्टर के किसी मेहमान ने आना था, उसके घर पे खर्चा किया है, तो भाई ये बिजनेस की फरमाइश पे भी नहीं हुआ। दूसरा डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंस है, ये नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। ऐसा इससे कोई बिजनेस की एक्टिविटी हिट नहीं हो रही। यार अगर ईद मिलन पार्टी पे इंप्लॉयज को बुला लेंगे, उनकी बीवियों को बुला लेंगे, तो ये एक अच्छा तैयार करके भेज देंगे सुबह, यही हो सकता है ना यार, कोई ना कोई मोटिवेशन का फैक्टर तो है ना, तो बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, इस तरह की बातें ज्यादा समझ आती हैं, वैसे इसलिए कर देता हूं। अच्छा जी प्लीज सर, वो जो बात की थी हमने बैड डेट की, बैड डेट आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि यार आप इसकी क्या बनाते हैं अकाउंटिंग में, प्रोविजन। प्रोविजन ये होता है आपका एक एस्टीमेट होता है, आपकी एक जजमेंट होती है। मुझे लग रहा है कि अगर मेरा 100 रुपए का डेट है और इसमें से ऐसा लग रहा है यार तकरीबन 5% जो है ना वो बैड हो जाएगा, तो मैं एहतियातन, ये एहतियातन का कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। भाई मैं एहतियातन बाय बीइंग प्रूडेंट मैं क्या करता हूं, एक प्रोविजन बना देता हूं 5% के ऊपर। 100 रुपए का डेट है और उसके बराबर में 5% की प्रोविजन बना दी। एंट्री क्या करूंगा मैं, एक्सपेंस डेबिट, और ये प्रोविजन बैलेंस शीट में जाके, अभी अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, ये प्रोविजन बैलेंस शीट में जाके आपके डेटर को कम कर देगी। अकाउंटिंग में तो आपने सही कर दिया, लेकिन टैक्स वाला कहता है कि मेरे साथ तुम हवाई बातें नहीं करो, प्रोविजन और एस्टिमेट्स की बातें मेरे साथ नहीं करो, मेरे साथ वो बात करो जो तुम्हारा काम एक्चुअल में हुआ है। दैट्स वाई वो कहता है कि जो आपका बैड डेट राइट ऑफ होना चाहिए, जो राइट ऑफ हो गया या जिसको आपने एक्चुअल में बैड डेट कह दिया, उसका आपने एक्चुअल पता चल गया, आप बंदा नहीं आना, 100% श्योरिटी है ये बंदा पैसे लेके गया था, आप नहीं आएगा कभी जिंदगी में, पाकिस्तान ही छोड़ के चला गया। ठीक है, अब पता चल गया, तो एक्चुअल में जब राइट ऑफ होगा वो लेस करना है। पेपर में बताएगा आपको कि इतने का प्रोविजन बनाया था और इतना एक्चुअल रिटर्न ऑफ की अमाउंट ये है। आप क्या करेंगे, प्रोविजन लेस हुआ होगा उसको, और जो राइट ऑफ है उसको, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमने तो एक वो a माइनस बी वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा देते हैं, टेंशन नहीं ले, वो भी पढ़ा देते हैं, आगे आएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यार एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल कौन सा, राइट ऑफ वाला, रिटर्न ऑफ वाला, वो लेस करने की इजाजत है, प्रोविजन लेस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर हमने ऑब्सोलीट स्टॉक की हमने प्रोविजन बना दी, क्या वो लेस करने की इजाजत है? भाई टैक्स वाला किसी किस्म की कोई प्रोविजन को, तो जितनी भी प्रोविजन सवाल में से लेस हुई होंगी, आपके प्रॉफिट में से लेस हुई होंगी, वो आपने क्या कर देनी है, और हमेशा कौन सी बात करनी है, एक्चुअल बात करनी है उसके साथ। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, उमर खिलजी की बातें आगे आ रही हैं बेटा। असर फुरकान लानत है आपकी शक्ल पे। इंशाल्लाह बेटा, ऋषा बेटा इंशाल्लाह।
चलें जी, अब ऊपर आ जाए। एक पॉइंट हमने छोड़ा था यार, बिजनेसेस में होता क्या है कि ना कुछ जानवर वो खरीद लेते हैं, कोई भैंस वगैरह खरीद ली और उसको जो है क्या किया, रख लिया बिजनेस में, ताकि यार ये जो सीईओ की चाय बननी है ना वो जरा कड़क दूध पत्ती हो, उसमें पानी की मिलावट हम नहीं चाहते, सही है। तो भाई अब ये जो दूध पत्ती बनानी है उसके लिए कहां से आएगा दूध, वो भैंस से आएगा जो खरीद के रखी हुई है। लेकिन क्या ये इस बिजनेस की इन्वेंट्री है? किस लिए रखी हुई है? फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस, बिजनेस के काम के लिए नहीं, अदर देन बिजनेस पर्पस। अब खरीदी बिजनेस में है, खरीदी तो बिजनेस में, पैसा तो बिजनेस से गया, बट द सिनेरियो इज यहां पे एक्सपेंस कितना अलाउ किया जाएगा। कहता है कि जब भी आपने किसी एनिमल को इस्तेमाल किया बिजनेस में, यूटिलाइज किया, उससे बेनिफिट हासिल किया, जिसका पर्पस अदर देन स्टॉक इन ट्रेड हो, जिसका पर्पस अदर देन स्टॉक इन ट्रेड हो, जब भी आप उसको डिस्पोजल की तरफ आएंगे ना, मतलब जब भी उसका वो ढांचा बन जाएगा, कारकेस बन जाएगा जब उसका, या जब भी वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा वो जानवर, सर 6 साल 7 साल के बाद तो वो अब नहीं देगी ना दूध, तो इतने में इस्तेमाल हो गया, खत्म बस। मुझे बताएं जितने की खरीदी थी क्या आखिरी दिन पे उतने की बिकेगी? डिफरेंस होगा ना। तो कहते हैं कि कॉस्ट लेस कंसिडरेशन रिसीव्ड जो होगा वो आपको वो खर्चा आपको लेस करने की बिजनेस में, कुछ समझ आया? इन्वेंट्री नहीं थी तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं गया, फिक्स एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया, डेप्रिसिएशन वाली कोई बात नहीं आई, तो बोला खर्चा तो है बिजनेस के लिए ही है, अपने एम्प्लॉयज के लिए दूध पत्ती बनाने के लिए खर्चा किया। तो इस तरह का कोई खर्चा है तो उसके केस में आप क्या करो, जो कॉस्ट आपकी थी लेस कर दो कंसिडरेशन, जो बैलेंसिंग में एक्सपेंस आए वो लेस करने की इजाजत है, ठीक है। तो हम कहां थे सर? हम बात ये कर रहे थे कि जब बिजनेसेस में एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, तो जब बिजनेस में एनिमल्स को यूज़ किया जाता है उसकी रीज़न है कुछ, मैं बता देता हूँ, शटडाउन की वजह से रिकॉर्डिंग का इशू था, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जब भी बिजनेस में एनिमल्स को यूज़ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपको एक्सपेंस लेस करने की इजाज़त है वो कितनी होती है? कॉस्ट ऑफ दैट एनिमल, उसमें से आप लेस करते हैं वो वाली कंसिडरेशन जो आपको मिलती है, ठीक है, उसके कारकेस की या उसके जो ढांचा है उसकी जो भी आपको कॉस्ट मिलती है वो लेस करने की इजाज़त होती है। इसकी बात कर दी थी हमने। उसके बाद फर्दर सर मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट जो है, अगर एसेट दो तरह के, अप्लाइंग फॉर हायर, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, और अगर तो एसेट है नॉट अप्लाइंग फॉर हायर तो इसके केस बताऊंगा आगे क्या होता है, बट इसके सिनेरियो में आपको जो लीज का रेंटल है वो कितना लेस करने की इजाजत है? 2.5 मिलियन, ठीक है, ये बात कर रहा था। कहता है कि 2.5 मिलियन का लीज रेंटल लेस करने की इजाजत है इन केस अगर एसेट जो व्हीकल है वो कौन सा है? नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। अच्छा जी, तो अगर आपको रेंटल इस तरीके से दिया गया है कि वो रेंटल किस फेयर मार्केट वैल्यू पे कंप्यूट हुआ है, सपोज करें 8 मिलियन पे, सपोज करें 6 मिलियन पे कंप्यूट हुआ है, तो आपने उस रेंटल को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे तोड़ना भी है, फिर कम करना है उसको। आपने देखा कि यार आपको जो कॉस्ट अलाउ है वो कितनी है? 2.5 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी अलाउ है रेंटल्स की मद में, लेकिन उसने कौन सी कितनी कॉस्ट बनाई है? सपोज करें 6 मिलियन बनाई हुई है, तो जितना भी रेंटल ए, जितना भी रेंटल डिवाइड बाय बी, जितनी भी कॉस्ट है जिस बेसिस पे वो रेंटल निकला, और इनटू आप कर देंगे क्या? 2.5 मिलियन। कोई बात समझाइए, आपने उस बेसिस पे वो कम कर देना, और जितनी अमाउंट आपकी निकलेगी 2.5 मिलियन की बेसिस पे वो लेस करने की इजाजत है, ओवर एंड अबव जितनी होगी वो आप ऐड बैक कर देंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फर्दर सर लेसी के केस में आपको लीज रेंटल की जो पेमेंट होती है वो लेस करने की इजाजत होती है, ठीक है। लेसी के केस में जो रेंटल की पेमेंट है वो लेस करने की इजाजत होगी, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप कर देंगे ऐड बैक। फर्दर सर हमने क्या बात की? हमने बोला कि सर जब भी आपके बिजनेस में आप डेटर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो बैड डेट होने का खतरा होता है, आप सबसे पहले उसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब प्रोविजन है वो अकाउंटिंग की बेसिस पे टैक्स वाला किसी भी प्रोविजन को, तो जो आपका रिटर्न ऑफ होता है, जो आपका एक्चुअल बैड डेट होता है वो लेस करने की इजाजत है। पेपर में एक लाइन में लिख के दे दिया कि प्रोविजन बना है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख को आप क्या कर देंगे, और बोला कि जो राइट ऑफ है वो 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख को आप
कर दिया। अच्छा, अब सिनेरियो ये हुआ कि कब बैड डेट को लेस करने की इजाजत दी जाएगी। बोला कि तब लेस करने की इजाजत दी जाएगी जब ये बैड डेट ऑलरेडी आपकी इनकम का पार्ट बनकर टैक्स के डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचा चुका। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि भाई ये जो डेट है अब ये नहीं मिलना, कि अब ये अमाउंट क्या है, इररिकवरेबल है। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि ये जो डेट है और द पार्ट ऑफ डेट है क्या होना चाहिए, राइट ऑफ हो जाना चाहिए। ऐसा है कि एक्चुअल अलाउ करेंगे ना, अभी बताया मैंने कि राइट ऑफ होना चाहिए, आपकी इनकम में पहले आना चाहिए और ये रीजनेबल ग्राउंड्स हो के पैसा वापस। ये तीन बातें। उसने बोला कि जब आपको पैसे मिल जाएं, अगर आपने सोचा हो कि यार प्रोविजन बना लेते हैं पैसे नहीं आएंगे, हुआ ये कि आपको टैक्स की अथॉरिटीज ने भी कुछ ना कुछ पैसे अलाउ कर दिए, आपने वो एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिए एडमिसिबल डिडक्शंस में, बट हुआ ये कि उसके बाद पैसे आ गए, तो यहां पे एक फॉर्मूला आया कि ए माइनस बी। कहा कि ए वो वाली अमाउंट होगी जो पैसे आपको रिसीव हुए हैं, जो अब आपको सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई है उस बैड डेट से, जो आपको लग रहा था कि ये बैड डेट होगा लेकिन हुआ नहीं। कहता कि ए वो अमाउंट है जो पैसे आपको सब्सिक्वेंटली रिसीव हुए हैं अपने डेटर से, वो माइनस करेंगे बी। एंड व्हाट इज बी? बी इज द डिफरेंस बिटवीन वो वाली प्रोविजन, वो वाला अलाउंस जो आपने बनाया था, उसमें से वो वाले पैसे जो ऑलरेडी टैक्स का डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर चुका है। आज जरा इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। सर आपने जो प्रोविजन बनाया ना, प्रोविजन आपने बनाया 3.5 लाख का, ठीक है बेटा? प्रोविजन आपने इतना बनाया, किस चीज का प्रोविजन? टैक्स की अथॉरिटीज ने आपको अलाउ किया कितना? अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज, सपोज करें आपको 2 लाख रुपए उसने अलाउ कर दिया, ये हो गया था। अब इन दैट ईयर, जिस ईयर का न्यूमेरिकल है, इस साल में हुआ क्या है कि आपकी कुछ रिकवरी हो गई है। सपोज करें आपके पास सर जो रिकवरी है वो कितनी है? 2.5 लाख रुपए की रिकवरी है। कुछ बात समझ आइए? अब आपको उसने इंफॉर्मेशन में ये बताया कि ये जो रिकवर्ड अमाउंट है ना, ये उसकी अदर इनकम में उसने एज इट इज ऐड कर दी है। क्या बताएं, सही किया गलत किया? उसने बोला कि जो 2.5 लाख रुपए की अमाउंट है हमें जो मिली, मैंने इसको उठा के एज इट इज अदर इनकम में ऐड कर दिया और कोई ट्रीटमेंट नहीं किया मैंने इसका। प्रीवियसली बता दिया, प्रीवियसली टैक्स अथॉरिटीज ने मुझे 2 लाख रुपए अलाउ किए थे और मेरा जो प्रोविजन था वो कितना था? 3.5 लाख का प्रोविजन था। कुछ बात समझ आइए? ये इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है। आप बताएं कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप स्टार्ट लेते हैं, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेते हैं, क्या चीज आप ऐड करेंगे, क्या चीज आप लेस करेंगे? ऐड क्या होना चाहिए? देखें ऐड क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए इनएडमिसिबल डिडक्शंस, जो कि लेस करने की इजाजत नहीं थी, और होना चाहिए एडमिसिबल इनकम। एडमिसिबल इनकम, जो इनकम आनी चाहिए, ये दोनों चीजें आप ऐड करते हैं। और लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं जो आपकी इनकम इनएडमिसिबल है, इनएडमिसिबल इनकम, और लेस करते हैं वो वाला एक्सपेंस जो एडमिसिबल होता है। लिख दूं? लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है। चलें जी, लिख देते हैं। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अपना स्टार्ट ले रहे हैं तो आप ऐड कौन कौन सी फिगर्स करेंगे यार? एक आप करेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, जितने भी होंगे वो ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? पहले लेस हुए होंगे ना, आपको नहीं थी इजाजत, आपने इसको ऐड बैक कर दिया। अच्छा, और क्या ऐड करना है? वो वाली इनकम जो होनी चाहिए थी एज पर टैक्स, और आपने कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसकी? सोच के बताएं। कोई टाइम बार्ड लायबिलिटीज का सुना हुआ है? जो 3 साल वाली लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं होती, उसको आप एड बैक करते थे, इनकम बना लेते हैं तीसरे साल के एंड पे। तो भाई एडमिसिबल इनकम, फॉर्मेट ये रहने वाला है हमारा, फॉर्मेट हमारा ये रहने वाला है। ये दोनों चीजें आप ऐड करते हैं। अच्छा, लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं जो खर्चे लेस करने की इजाजत है। क्या नाम है उनका? ऐसा। और वो वाली इनकम भी लेस कर देते हैं जो
अलाउ नहीं होती, विच मीन्स के इनएडमिसिबल। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्यों इसको ऐड किया, क्यों इसको लेस किया, यही नहीं समझ आ रहा। अरे भाई जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो सोचने का तरीका यह होना चाहिए कि इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहले क्या हो गया। अगर गलत हुआ तो सही कर दो, सही हुआ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है हमें। क्या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको सही चीजें बता दे? हो सकता है बिल्कुल। जी बेटा नहीं, हम सेल से स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आपने इनकम फ्रॉम सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेना है। तो जब आपने स्टार्ट ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि टैक्स और अकाउंटिंग हमने क्या बनानी है, रिकंसिलिएशन बनानी है। यही है न्यूमेरिकल, सारा बिजनेस का न्यूमेरिकल सारा ही है, टैक्स की और अकाउंटिंग की रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट लेंगे प्रॉफिट से। आपने मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया है, तो उसमें आप क्या रिकंसिलिएशन नहीं बनाते मार्जिनल की अब्जॉर्प्शन के साथ? यार यही तरीका है। क्या उसमें आप क्लोजिंग स्टॉक की बेसिस पे एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं सारी, इस बेसिस पे ये स्टॉक था, इस बेसिस पे ये स्टॉक था, उसी से लिंक करके चलें, आसान होगी जिंदगी इस तरह से। जी ऑनलाइन वाले जरा प्लीज उस पे आते हैं, जी बेटा सर आप कॉस्टिंग भी करवा दें। सर अहमद कहेंगे बेटा टैक्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ अब सही है चल। अच्छा खैर, तो भाई मुझे जरा इसका तो बताएं यार प्लीज, इसका तो बताएं प्लीज, इसका आंसर तो बताएं यार। क्या ऐड होना चाहिए, क्या लेस होना चाहिए? नहीं प्रोविजन तो देखें ये है सब्सिक्वेंट रिकवरी की बात है। अभी मैंने प्रोविजन की कोई बात नहीं की, मैंने ये नहीं बताया कि इतना राइट ऑफ है, इतना प्रोविजन है, वो एक सेपरेट एडजस्टमेंट हो सकती है। इसका बताएं जो सब्सिक्वेंट रिकवर हुआ है। ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, आप मुझे इसका आंसर दें, और कोई नहीं देगा बेटा, आप आंसर दें इसका आंसर दें बेटा। क्या आंसर आना चाहिए? क्या चीज आप ऐड करेंगे इसमें, क्या चीज आप लेस करेंगे, मुझे ये बता दें, बताएं बेटा प्लीज। उसने बोला कि सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई है आपकी 2.5 लाख रुपए। हमने कहा था हमारे फॉर्मूला में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और हमने कहा कि बी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन और वो वाला एक्सपेंस जो ऑलरेडी टैक्स वाले ने अलाउ किया होता है। तो भाई बी की अमाउंट तो बता दें, 350 माइनस कितना, तो ए माइनस बी हम कर सकते हैं। तो ए माइनस बी से आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव 1 लाख, पॉजिटिव 1 लाख। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो ये आप आपकी क्या बन जाएगी, और अगर ये आंसर नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? तो यहां पे सर ए माइनस बी करके क्या आ रहा है, ए माइनस बी करके आंसर आ रहा है 1 लाख, ऐसा आ रहा है। तो भाई 1 लाख आपने इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये क्या बन गया आपकी। लेकिन उसने एक और भी बात की हुई थी, उसने बोला यार ये जो 2.5 लाख की रिकवरी की है ना, आपने एज इट इज उठा के अदर इनकम में डाल दी थी। क्या अदर इनकम में आने की वजह से पीबीटी बढ़ गया होगा? तो पीबीटी बढ़ गया, वो गलत बढ़ाया ना, तो आप उसको क्या करेंगे, यहां से आप उस कितना 2.5 लाख रुपए, ये वो स्टेप है, ये जो इनएडमिसिबल इनकम है ये लें। ये जो 2.5 लाख लेस करना है ना, ये बच्चे भूल जाएंगे, क्योंकि उसने कहा होगा अदर इनकम में ऐड है, आप भूल जाएंगे, आप उसको लेस ही नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको लेस करना चाहिए। फिर ए माइनस बी के फॉर्मूला से आपको बैड डेट जो है ना वो देखना है। आंसर पॉजिटिव आ गया तो इनकम, आंसर नेगेटिव आ गया तो जी ऑनलाइन वाले जरात यार कोई बात समझ आती है? बिल्कुल बेटा 250 को रिवर्स कर दिया तो लॉस लेस कर देंगे, बिल्कुल बेटा ठीक कह रहे हैं, लेस ठीक है बेटा, बेहतरीन ठीक है जी, सब साथ हैं इसका मतलब है। अब ये वो बच्चे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं जिन्होंने एंड तो साथ ही रहना है, ऐसा चलें जी। यहां तक हमने बात कर ली किस चीज की, बैड डेट की। तो सर क्या ए माइनस बी वाला पर्पस हमारा सब हो गया, बैड डेट समझ आ गया आप लोगों को, पेपर में आ जाएगा, कर लेंगे कुछ 2-2 4-4 नंबर इस तरह से निकाल लेंगे, कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक करके, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करके, इस तरह कोई नंबर निकाल लेंगे, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। कहते हैं कि जहां पे ए माइनस बी जो पॉजिटिव आंसर आए तो वो क्या बन जाती है,
इनकम, और ए माइनस बी से आंसर अगर नेगेटिव आए डिफरेंस तो वो क्या हो जाते हैं, वो बैड डेट का मजीद एक्सपेंस है, शेल बी ट्रीटेड एज बैड डेट फॉर द ईयर। ठीक है जी, यही बात बताइए मैंने आपको। अब आ जाए सर किसके ऊपर, इनएडमिसिबल डिडक्शंस के ऊपर। मैं चाहूंगा कि इसमें मेरी पावर थोड़ी सी कम लगे और आप लोगों की पावर थोड़ी सी ज्यादा लगे। उसकी रीजन ये है, आशिर व्हाट आर यू डूइंग? आशिर आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए, ठीक है सर। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो टैक्स वाला अलाउ, अच्छा अब इसका मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल आ रहा है ना बिजनेस का, उसके अंदर वो आपको ये सारे खर्चे लेस करके देगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से लेस करने की इजाजत नहीं है। सही है, तो भाई फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस दैट आर नॉट अलाउड टू डिडक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम। सवाल तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वो चीजें लेस हुई हुई है सारी, तो इनएडमिसिबल का मतलब क्या है, इसको ऐड कर दो। अच्छा मैं रीड करता जाता हूं, आपको बताता जाता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि समझ आ रही है नहीं आ रही। जी ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज यार, सर मजाक मस्ती से बाहर आ जाएं, ये टाइम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ वो इसके बाद आ रहा है ना बेटा, हाँ इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, ये एंड पे देखें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे व्हीकल प्लाइंग फॉर आ रहा है, ठीक है, आते हैं इस पर प्लीज। कहता है कि किसी भी किस्म, आप लोगों को विजिबल है, विजिबल है, कहते हैं कि एनी सेस रेट एंड टैक्स पेड और पेएबल। हसन फुरकान क्या है यार, मत करें मस्ती मजाक। एनी सेस रेट टैक्स पेड और पेएबल मतलब ये हुआ कि अगर आपने इनकम टैक्स को पे कर दिया, सेल्स टैक्स को पे कर दिया, तो आप खर्चा क्लेम कर लेंगे। भाई ये खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, अगर उसने लेस किया हुआ है तो आप क्या कर देंगे, ठीक है। किसी भी किस्म का टैक्स लेस करने की इजाजत नहीं है। फॉरेन में जो आप टैक्स पे करके आए हैं वो लेस करने की इजाजत होगी नहीं, वो भी लेस करने की इजाजत नहीं। उसके ऊपर क्या मिलता है फिर, फॉरेन टैक्स का क्रेडिट मिलता है। वो टैक्स क्रेडिट जब हम करेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो किसी भी किस्म का टैक्स को, सेस को, रेट को, पेनल्टी को, जो कि लॉ वाली पेनल्टी है, उसको लेस करने की इजाजत नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, भाई कोई एग्जांपल दे सकता है कि कब कब अमाउंट जो है वो डिडक्ट होती है एट सोर्स पे, विद होल्डिंग और सैलरी का विद होल्डिंग, और इसके अलावा डिविडेंड के ऊपर, एफटीआर के ऊपर, जब कंपनी आपको डिडक्ट करके डिविडेंड देती है बाकी पैसे, तो भाई रॉयल्टी के ऊपर जो 15%, भाई ये जो अमाउंट्स हैं ये आपका टैक्स ही तो है जो किसी और बंदे ने विद होल्ड किया, तो टैक्स को लेस करने की इजाजत। फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम्स आ रही हैं जिसके ऊपर फाइनल टैक्सेबिलिटी हो रही है, वो किसी किस्म का एक्सपेंस आपको लेस करने की इजाजत नहीं होगी। दो चीजें बता दी मैंने। आप लोगों का काम ये होगा, ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद घर जाके सबने क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, 2 से 3 वर्ड्स, हर एक पॉइंट के 2 से 3 वर्ड्स हो, ताकि एक बार आप देखें आपको रिकॉल हो जाए पूरा पॉइंट। ठीक है, बना लिएगा, मुझसे शेयर कर दें, मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा कैसी बननी है। ठीक है, सेक्शन 21 है बेटा, सेक्शन नंबर 21 है। ठीक है बेटा, नहीं लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा अब सुनिएगा, कहता है कि भाई कल हमने थर्ड शेड्यूल की कुछ आइटम्स पढ़ी थी, याद है। कहता है कि यार अगर कोई बंदा, इससे भी पहले एक चीज और, एक और डिस्कस करता हूं, टैक्स में जो स्टेटस होता है ना पर्सन का, वो किस तरह का हो सकता है। एक होता है एक्टिव टैक्स पेयर और दूसरा है, एक्टिव टैक्स पेयर वो है जिसने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है टाइमली, और नॉन एक्टिव वो है जिसने नहीं की हुई। इतना सिंपल है। तो भाई उसने कहा कि आपको, जैसे मैंने बोला था कि रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर्ड के साथ डील करना चाहिए, सेल्स टैक्स में कल बात की थी ना मैंने। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में भी हम इस चीज को प्रमोट करेंगे कि आप उन बंदों के साथ जाके डील करें जो क्या हैं, जो कहां पे आ रहे हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो वो लोग हैं ना जो एफबीआर के शिकंजे में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा बोला कि अगर आप ये काम नहीं करते, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जो बंदा आ रहा है उसके साथ आप डील नहीं करते, बल्कि आप किससे डील करते हैं, नॉन एक्टिव वाले बंदे के साथ डील करते हैं आप। और जो सप्लाई है या जो परचेज ऑफ गुड्स है, वो कौन सी गुड्स हैं, थर्ड शेड्यूल की गुड्स हैं। अगर वो थर्ड शेड्यूल की गुड्स हैं और अगर आपने नॉन एटीएल वाले बंदे के साथ डील किया और अगर आपने उसको क्या दिया, कमीशन,
अगर आपने उसको कमीशन दिया तो ये कमीशन आपको लेस करने की इजाजत, लेकिन वही ना, लेकिन के ऊपर आते ना, लेकिन ये कितना हो सकता है, ऐसा है। ऑनलाइन वाले जरा प्लीज, ये जो लेकिन का वर्ड होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सेप्शंस हैं या लेकिन है, ये दो वर्ड है। बट तो भाई कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ द कमीशन पेड और पेबल टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स लिस्टेड इन दी थर्ड शेड्यूल, अगर वो एक्सीड कर गया 0.2% से, अगर वो एक्सीड कर गया 0.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ग्रॉस सप्लाईज, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर 100 रुपए की सप्लाई थी, 0.2% कंप्यूट करके बताएं कितना आता है। 100 रुपए की वैल्यू सप्लाई है, 0.2%, 0.2 से ज्यादा अगर आपने कमीशन दिया, आपने कमीशन दे दिया 1.2, तो 1 रुपीज का जो कमीशन है वो क्या होगा, ऐसा। जो वैल्यू एक्सीड कर रही होगी 0.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई से एज अ कमीशन, वो लेस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा यहां पे आ जाए जरा, सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, ठीक है जी। वैल्यू सप्लाई ये है, गुड्स वही थर्ड शेड्यूल वाली हैं, डील आप उसी नॉन एटीएल वाले बंदे के साथ कर रहे हैं, कमीशन आपने कितना पे किया, कमीशन पेड, ठीक है जी, 4 रुपए का। मुझे बताएं कि ये अगर इंफॉर्मेशन आपको दे दे वो, तो आप कितनी अमाउंट को इनएडमिसिबल करार देंगे, कंप्यूट करके बताएं प्लीज। कितनी है बेटा, मैं पूछ रहा हूं इनएडमिसिबल 3.5 आ रही है सबके पास, किस तरह से आ रही है यार, जरा इसका 0.2% कंप्यूट करके बताइएगा। क्या सबके पास यही आ रहा है जी, ऑनलाइन वाले जरा प्लीज, क्या सबके पास यही आ रहा है, विच मींस कि यहां तक तो अलाउ था, लेकिन इससे जो अमाउंट एक्सीड कर रही है वो क्या है, क्या कहलाएगी, ये इनएडमिसिबल कहलाएगी। और इसको आप क्या कर देंगे जी, ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, समझ आ रही है यार, जी बेटा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें बताया हुआ नहीं है, तो प्रोविजन उसका देने का मतलब यह हुआ कि आप उसको एज्यूम करें कि यार ये नॉन एटीएल है, प्रोविजन दी हुई है ना उसने, यहां पे आपसे वो टेस्ट यही करना चाह रहा है। लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज होती है ना, आप मेरे पे यकीन कर ले, पेपर में आपको बताएगा, क्योंकि यही चीज तो वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर वहां पे आप ऑन सेफर साइड ये कहेंगे यार मैं समझ रहा हूं कि यार ये एटीएल है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। एटीएल को तो जितना भी आप देंगे कमीशन वो अलाउ है, उसके ऊपर तो मसला नहीं है। लेकिन बताएं एग्जामिनर क्या ये चीज टेस्ट करेगा या नॉन एटीएल टेस्ट करेगा, कुछ समझ आई बात, ऐसा है। चलें जी। अच्छा जी, अब टैक्स के डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई जो कि कुछ प्रेस्क्राइब पर्सन है, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आपने क्या करना है, जब भी आपने पेमेंट करनी है किसी बंदे को, तो आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने विदहोल्ड करना है टैक्स। अगर 100 रुपए बनते हैं तो आपने 100 पूरा नहीं देना, 100 जो देखें, सपोज करें 80 रुपए की चीज थी, भाई ने 20 रुपए उसके ऊपर टैक्स लगाया, भाई ने मुझे 100 रुपए की इनवॉइस कर दी। अब जब मैं 100 रुपए की पेमेंट करने जाऊंगा तो मुझे 100 रुपए की सारी पेमेंट नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, उसमें से टैक्स को विदहोल्ड करना है। ये मेरी जिम्मेदारी लगाई किसने, बोला कि अगर तुम ये हरकत, ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक्सपेंस लाओ, ठीक है। ये उसने बात कर दी कि जहां जहां, अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि यार ये बंदा पता नहीं बाद में टैक्स पे करे ना करे, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें बाप बना दिया है, तुम इसका टैक्स विदहोल्ड करोगे, तुम टैक्स विदहोल्ड करके मुझे जमा करवा दो। अपनी किसी भी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं करना, एज इट इज विदहोल्ड करो। 100 रुपए की पूरी पेमेंट ना करना, इसको 5% विदहोल्ड कर लो, 4% विदहोल्ड कर लो, करके 5 रुपए मुझे जमा करा दो, ताकि इमीडिएटली मेरे पास कैश आ जाए। बेटा आपको समझ आ रही है आखिर तक, प्लीज आप सबको समझ आ रही है यार, यहां पे आपको
सज्जाद, हाशिर आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, अगर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे ना यार तो मेरी इतने चीखने और पुकारने का फायदा नहीं है। ऐसा है, ये एक दिन मैंने इसलिए भी लिया था ताकि मेरा गला सही हो जाए। ठीक है, चलें जी वापस। तो अगर आपने विदहोल्डिंग ना की तो जितना भी एक्सपेंस है वो आपको, इसके अंदर एक और एग्जांपल जो आपने कल मैंने आपको पढ़ाई है, कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इनकम फ्रॉम, भाई इंप्लॉयर क्या करता है? आपका टैक्स विदहोल्ड करके आपको पेमेंट करता है ना, सैलरी की पेमेंट आपको। अगर वो नहीं करेगा तो उसको सैलरी का एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसकी क्या होगी? एक एक्सेप्शन। बोला कि बिजनेसेस जो है ना, अच्छा सारी पेमेंट्स के ऊपर अगर आपने विदहोल्ड ना किया सारी पेमेंट नहीं अलाउ करेंगे। एक इसकी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने गुड्स परचेज की, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिनिश गुड्स परचेज की बिजनेस में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप विदहोल्डिंग करना भूल गए तो मैक्सिमम जो डिसअलाउंस है वो कहां तक जा सकती है? 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाईज, ग्रॉस सप्लाईज। कुछ आ रही बात समझ? उसने बोला, अब इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं, मसला नहीं, अभी देख लेते हैं। जैसे पहले रीड कर ले मेरे साथ। कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर जो आपने पे कर दिया विदाउट विदहोल्डिंग टैक्स, ये तो हमें सबको समझ आ गया। ये उसने एक बड़ी बात, मेजर बात कर दी कि कहीं पे विदहोल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, आपने ना की तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, एड बैक कर देंगे। लेकिन बोला कि हाउ एवर डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बिजनेस में ज्यादा होती है। आप देखिए कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होती है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी ज्यादा होती है। ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो सही है, चलो आप डिसअलाउ कर दो। अब एक बंदा बोले यार मैंने 1 मिलियन रुपीस की परचेजेस की हैं रॉ मटेरियल की, और टैक्स का डिपार्टमेंट बोले आपने विदहोल्ड नहीं किया, चलो 1 मिलियन का 1 मिलियन जो है डिसअलाउ। कुछ समझ आ रहा है? इलॉजिकल लग रही है ना बात? तो भाई इसीलिए उसने बोला कि डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स, कौन कौन सी, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा जी बेटा? हाँ, इतना डिसअलाउ हो जाएगा ना, इतना डिसअलाउ हो जाएगी अमाउंट। मतलब आपकी सपोज करें वैल्यू ऑफ परचेजेस है 100 रुपीज, तो कितना डिसअलाउ कर सकते हैं? मैक्सिमम। कुछ समझ आया? तो 20 तक। अब ऐसा नहीं है कि 100 के ऊपर अगर विदहोल्डिंग नहीं की तो 100 का 100 एड बैक कर दें, नहीं भाई, 80 को फिर भी अलाउ रहने देंगे। मैक्सिमम 20 रुपए जो है वो आप क्या कर देंगे? कुछ समझ आइए? आपकी आवाज सर इस्लामाबाद तक पहुंच रही है, वाह बेटा। वो मैं करवाता हूं कॉन्सेप्ट बेटा। नमाज की ब्रेक इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। मेजर प्रोविजंस यही है, नीचे और कुछ भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, कल मैंने आपको एक फंड के बारे में बताया था, 2 फंड्स के बारे में बताया था, ग्रेचुटी एंड, अच्छा एक सुपर एनुएशन भी होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी 1-2 फंड होते हैं, ग्रेचुटी के पेंशन फंड्स भी होते हैं, पेंशन के फंड्स। कहता है कि अगर आपने अनअप्रूव्ड पेंशन, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन या अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, अगर आपने इनको पेमेंट की तो वो पेमेंट में आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे किस चीज को प्रमोट करना है कि अप्रूव्ड फंड्स में आप पेमेंट करें। वो अप्रूव्ड कौन से होते हैं? वो बोर्ड से अप्रूव होते हैं, सही है? तो वो बोर्ड से, इतनी सी बात है, सवाल में बता देगा कि पेमेंट इस तरह से की हुई अनअप्रूव्ड को आप उसको क्या कर देंगे। लेकिन एक और भी प्रोविजन आ गई साथ में, एक और भी प्रोविजन आ गई, सुन लिएगा जरा गौर से। कहता है कि अच्छा यहां पे ना फंड्स के नामों को जरा गौर से देखिएगा। यहां पे प्रोविडेंट है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, सुपर एनुएशन है, चारों हैं। ये नाम समझ गए मैं कहां जाना चाह रहा हूं? भाई ये 4 नाम है यहां पे, जहां पे आपने अनअप्रूव्ड को पेमेंट की तो डिसअलाउ। अब आ जाते हैं जरा छोटी सी एक एक्सेप्शन के ऊपर। कहता है कि अमाउंट एक्सीडिंग 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मे टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये क्या होगी?
यार तुमने तो कहा था ऊपर कि अगर तुम अप्रूव्ड को कर दो तो सारी कर देंगे, यही बोला था। देखिए ना, इस बात का जो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दूं, इस बात का ये मतलब नहीं बनता पहली वाली प्रोविजन का। बोला कि अनअप्रूव्ड को इसको दोगे, उसको दोगे, उसको दोगे, इसको दोगे, चारों अनअप्रूव्ड को दोगे तो पेमेंट डिसअलाउ। अब इसका दूसरा मतलब तो यही बनता है ना कि अगर अप्रूव्ड को पेमेंट करेंगे तो सारी अलाउ। इसका दूसरा मतलब यही बनता है ना। अच्छा, इसका दूसरा मतलब आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन साथ ही वो नीचे आया और उसने नीचे आके बोला अगर आप अप्रूव्ड ग्रेचुटी को, अप्रूव्ड पेंशन को और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन को भी पेमेंट करते हो तो 50% तक अलाउ करूंगा, 50 के ऊपर अलाउ। यार यहां प्रोविडेंट का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोविडेंट फंड में 100% अलाउ की जाएगी। अब आप लोग तेज बनेंगे, फाइनल में वो चीज पूछ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले पेपर में पूछ ले। भाई उसने ऐसे ही बोला कि हमने पेमेंट की है अप्रूव्ड फंड को। आपने बोला वाह यार ये तो अलाउ होती है, लेकिन उसने कहा था अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। तो भाई अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में 50% को डिसअलाउ नहीं करवाना था, उसमें 100 की 100 को लेस करने की इजाजत है। समझ आइए बात की, कुछ बात समझ आइए, चीजों की बारीकी समझिए। प्रोविडेंट में 100% लेस कर सकते हैं, ठीक है जी, 100%। कुछ समझ आया? अच्छा क्यों लेस कर सकते हैं यार? कल मैंने ट्रीटमेंट भी बताया था इसका, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, याद है? जब सैलरी पे डालता है पैसा, एम्प्लॉय डालता है, उसकी टैक्स कट जाता है। अच्छा, जब उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वहां टैक्स कट जाता है। जब वो पैसा मिलकर इंटरेस्ट कमाता है वहां टैक्स कट जाता है। तो टैक्स की मार तो हर जगह पड़ रही है उस फंड को। इसका मतलब है कि वहां पे फिर आप खर्चा लेस करने की इजाजत भी दे दो। यार कुछ आइए समझ बात। पेपर में अगर वो बोले कि पेमेंट की है अप्रूव्ड पेंशन फंड को 100 रुपए की, तो कितनी लेस करेंगे? हाँ, अप्रूव्ड किसको, मैंने क्या बोला था अभी? तो अगर बोले अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड को, और अगर उसने 100 की 100 ही लेस की हो, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इसका एक नोट दे देंगे नीचे आके। किसी चीज को, क्या वो पेपर के सवाल के एंड में बात नहीं करता, किसी चीज को इग्नोर करो तो वो नोट में बता दो। एनी डिसअलाउंस, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो तो बता देना, तो उसको बता जरूर देंगे, ठीक है? पेपर में नोट देना, ना भी बोले वो तब भी नोट देना, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ताकि आप बताएं कि हाँ मुझे आता है, मैं पढ़ के आया हूं। आपका पेपर खुद बताएगा कि आपने कितना पढ़ा है, पेपर ने पास होना है नहीं होना, ये आपका पेपर बताएगा। और वो कैसे बताएगा? आपकी अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी चीजों के ऊपर, आपका खुद ब खुद हाथ चलेगा जी। ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज यार जरा ये विदहोल्डिंग वाली बातें बोरिंग तो नहीं होगी? हो गई है? नहीं हुई ना? अगर वो अनरिकॉग्नाइज हो तो विदहोल्डिंग का अरेंजमेंट कर दे, फिर अलाउ होगा। टैक्स के अरेंजमेंट्स कर दे फिर अलाउ होगा। मैं तो पूरी उस थ्योरी में नहीं जा रहा ना अभी बेटा, ब्रेक अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, कोई भी लॉ की वायलेशन पे कोई पेनल्टी डिसअलाउ, अलाउ या डिसअलाउ? लेकिन हुआ ये कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाए, कस्टमर ने आके पेनल्टी चार्ज कर दी, अलाउ कर देंगे वो। सिर्फ फाइन और पेनल्टी कौन सी? जो लॉ की होगी, ठीक है? आगे आए, कहता है कि अगर किसी अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया तो वो अलाउ होगी। अगर सपोज करें किसी फिक्स एसेट में कैपिटलाइज किया तो वो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। अगर किसी इंटेंजिबल में कैपिटलाइज किया वो इन द फॉर्म ऑफ अमोर्टाइजेशन मिल जाएगी। कोई भी अमाउंट अगर आपने कैपिटलाइज कर दी या किसी रिजर्व फंड में भेज दी तो वो आपको अलाउ। एंटरटेनमेंट के एक्सपेंडिचर्स मैंने कौन कौन से बताए थे आपको ऊपर जो अलाउ हैं? जो अलाउ हैं बताएगा, एक आप बता दें, एक आप बता दें, एक आप बता दें, एक आप बता दें यार प्लीज बेटा, पहले आप स्टार्ट करें। फॉरेन कस्टमर सप्लायर्स बेटा आप बता दें, आप में से कोई भी बता दे। एक ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बेटा आप बता दें, आप पहले ओपनिंग सेरेमनी बेटा आप बता दें। शेयर होल्डर्स की जी, इसी पे आ रहा हूं। ये आपने जो नाम बताए, ये जो जितनी भी आपने बातें बताई, ये अलाउ करने की इजाजत है ना? उसने कहा कि ये लेस करने की इजाजत है अगर इसके अलावा कोई एक्सपेंस होंगे ना। ये लाइन जरा गौर से पढ़ें, क्या बता रही है ये लाइन? ये समरी में जो लाइन है क्या बता रही है?
उसके अलावा अगर कोई आपने लिमिट ब्रीच की तो वो वाले एक्सपेंस में अलाउ करने की इजाजत। आपने खर्चा किया बाहर फॉरेन कंट्री में, लेस कर देंगे? नहीं सर, वो लेस नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस की परमाइश पे होना चाहिए था खर्चा। ऐसा है? ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज। ठीक है जी। तो जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या करना है? बैड डेट के प्रोविजन का क्या करना है भाई? अगर एओपी, व्हाट इज एओपी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर वो अपने मेंबर्स को प्रॉफिट ऑन डेट देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, वो लेस करने की इजाजत है? नहीं है ना। लेकिन अगर किसी मेंबर ऑफ एओपी ने अपना जो प्रॉपर्टी है वो दी हुई है एओपी को, उसके ऊपर रेंट दिया जा रहा है उसको, वो लेस करने की इजाजत है भाई। वो अगर बाहर किसी को प्रॉपर्टी देता, किराया तो लेता ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि कमीशन, सैलरी, इस तरह की चीजें लेस करने की इजाजत नहीं है मेंबर्स ऑफ एओपी को। लेकिन अगर एओपी के मेंबर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी दी है, उसके ऊपर अगर रेंट आ रहा है, तो वो लेस करने की इजाजत। ऐसी बात है कुछ। ये इनएडमिसिबल की लिस्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कहता है कि कोई भी कैपिटल नेचर की अमाउंट है। भाई क्या होती है कैपिटल नेचर की अमाउंट? जिसने बेनिफिट देना होता है 1 साल से ज्यादा, तो वो लेस करने की इजाजत एज इट इज नहीं है, बल्कि उसको आप डेप्रिशिएट करें, उसको मोटाइज करें, उसका ऊपर आप इनिशियल अलाउंस ले, इस तरह की बातें करें आप। ठीक है जी, कुछ बातें समझ आ रही हैं? अगर आपने सैलरी पे कर दी 32,000 से ज्यादा इन कैश, 40,000 की सैलरी थी, कैश में पे कर दी, डिसअलाउड की अमाउंट बताएं यार। 8,000 नहीं करेंगे? नहीं सर, 40 के 40,000 क्या करेंगे? कुछ बात समझ आइए। होल अमाउंट शैल बी डिसअलाउड। ये नहीं देखना कि अच्छा 32 तक तो लिमिट है, भाई नहीं है ना 32 तक, आपने कैश में पे ही क्यों की? कुछ आई बात समझ? 32,000 तक की सैलरी है, कैश में पे की तो, इससे ऊपर की जो होगी वो कैश में पे की तो अलाओ, इससे नीचे होगी तो। अब ये जो सैलरी है ये पर पर्सन की बात कर रहा है ना। सवाल में बता दे 25,000 रुपए सैलरी है, 8 इंप्लॉयज हैं और वो कैश में पे कर दी, क्या करेंगे? अलाउड है ना, बिल्कुल। कहीं इसको सम करके ये नहीं कहिएगा कि यार ये तो 32,000 से ऊपर चला गया, 32 से ऊपर चला गया तो डिसअलाउ कर दें। तो ये पर पर्सन की बात हो रही है। कुछ आ रही बात समझ यार? ये मैं साथ साथ एग्जाम की प्रोविजंस भी डिस्कस करता जा रहा हूं ताकि जहन में बैठ जाए, ठीक है। किस तरह के सिनेरियोस बन सकते हैं। ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, मुस्तफीद हो रहे हैं आप? बेटा ये जो साथ साथ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस ही है ये। चलें जी। पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, उसने बोला कि जब भी आपका अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा हो और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा हो और आपने अगर कैश में पे कर दी हो तो आपको लेस करने की इजाजत, विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। कि यूटिलिटी के बिल्स हैं, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज और ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज, ये लेस करने की इजाजत है, चाहे ये 10 करोड़ की क्यों ना हो, आपने कैश में पे क्यों ना की हो, ये लेस करने की इजाजत है। पेपर में क्या टेस्ट करेगा आपसे? तो कुछ याद आ रहा है उस वक्त, ये ना हो कि मुंह उठा के यूटिलिटी बिल्स को आपने बोला यार अच्छा 25,000 से ज्यादा है, अभी इसको डिसअलाउ करवाता हूं, नंबर लूंगा अभी एक। भाई ये उसकी एक्सेप्शन है, ये अलाउ करना है, सही है। तो कहता है कि फॉलोइंग जो है क्या है उसकी, विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। 25,000 से ऊपर की अमाउंट है, 2.5 लाख से ऊपर का सम है, कैश में पे कर दिया डिसअलाउ, हाँ कैश में पे कर दिया डिसअलाउ। बट अगर यहां पे किया यूटिलिटी के बिल्स अगर आपने 40,000 का 50,000 का कैश में पे कर दिया तो हमें कोई मसला, ठीक है सर। कुछ चंद बातें हैं, आखिरी बातें बिल्कुल मामूली सी। यार ये आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? बस हम अभी कर रहे हैं इसको, ठीक है। अभी देते हैं बेटा, अभी देते हैं, अभी नमाज का टाइम अभी है ना, अभी देते हैं।
अच्छा प्लीज स्टार्ट करें। अच्छा, उसने कहा कि यार आपकी जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने क्या करना है, टैक्स को विद होल्ड करना है। अब जिम्मेदारी आपकी थी, आपने एक खर्चा किया, बहुत अच्छा खासा तगड़ा खर्चा किया आपने कोई, लेकिन आप विद होल्ड करना भूल गए। अब आपने ये डिसाइड किया कि यार ये जो विद होल्डिंग है ना, क्योंकि खर्चा क्लेम नहीं हो पा रहा, विद होल्डिंग नहीं है, तो ऐसे करता हूं विद होल्डिंग का पैसा एफबीआर को खुद से दे देता हूं, अपनी जेब से दे देता हूं, ताकि वो बड़ा खर्चा तो क्लेम करने की इजाजत मिले। टैक्स के डिपार्टमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, उसको इससे गर्ज है पैसा आ रहा है बस। चाहे ये वाली पार्टी दे दे, चाहे ये पार्टी, चाहे ये पार्टी, कोई भी पार्टी दे दे, जो बनता है वो पहुंच गया तो उसका पर्पस अब हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। अच्छा सुनिएगा, आप जिम्मेदारी आपकी थी, आप विदहोल्ड नहीं कर पाए, आपने सोचा मैं अपनी जेब से 40-50 हजार जितना भी बनता है उठा के मैं टैक्स के डिपार्टमेंट को दे देता हूं। क्या ये विदहोल्डिंग वाला खर्चा लेस करने की इजाजत है? ये विदहोल्डिंग वाला खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है, विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। आंसर आ सकते हैं, किसी का आंसर कोई बता सकते हैं मुझे? सैलरी। कल जो एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था उसके अंदर क्या था, टैक्स फ्री। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है कि भाई जब आप अगर किसी बंदे को सैलरी दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, उसके ऊपर जो उसका टैक्स भी बनता है वो भी आप ही बेयर कर रहे हैं। मुझे बात बताएं, अभी कंपैरिजन करवाता हूं, लाइक टू लाइक करवाता हूं। जब आपने टैक्स फ्री सैलरी की बात की, जब आपने उसके ऊपर टैक्स की बात की, ये जो टैक्स फ्री हुआ आपका, जो आपको बेनिफिट मिला, क्या आपने एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया था? टैक्स फ्री सैलरी होने की वजह से जो टैक्स ऑन टैक्स का बेनिफिट होता है, क्या आप एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करते हैं? एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होने की वजह से एम्प्लॉय का टैक्स ज्यादा होता है और अल्टीमेटली वही पे हो जाता है। बाद में करता कौन है? वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है। बट सेंस को समझिएगा, जो बेनिफिट था वो कहां पे चला गया? वो एम्प्लॉय की सैलरी में चला गया और वो टैक्स हो गया, एक जगह पे टैक्स हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस बंदे ने वो बेयर किया है बैकएंड पे, उसको लेस करने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स हम ले चुके हैं। कहां ले चुके हैं? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। और ले किससे चुके हैं? उस इंप्लॉय से। ऐसा टैक्स के डिपार्टमेंट को पूरा बेनिफिट पहुंच गया उस चीज का। तो अब कहता है कि विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी। कि भाई जब सैलरी के केस में आप टैक्स का बर्डन खुद बियर करते हैं ना एम्प्लॉय का, तो वो जो खुद बियर कर रहे होते हैं ना, वो आप उसके बेनिफिट में भी ऐड कर रहे होते हैं। तो जब उसके बेनिफिट में ऐड हो गया तो आपने उसको क्या कर देना है? आपको लेस करने की इजाजत है। हाँ, इसके अलावा कोई विदहोल्डिंग टैक्स होगा तो वो लेस करने नहीं देंगे। तो ये वाला पॉइंट जरा रीड करें, एनी विदहोल्डिंग टैक्स टू बी बोर्न बाय द कंपनी इटसेल्फ, तो वो अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट विद द केस ऑफ सैलरी वाला। करेंगे नहीं करेंगे? सैलरी वाला। नींद आ रही है बेटा आपको? नींद आ रही है? अच्छा, अभी ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके आ जाएगा। चलें जी, ठीक है। अच्छा, वापस आए यार। कल जो हमने टियर 1 रिटेलर पढ़ा था, क्या काम था उस बंदे का? टियर 1 कब कहलाया जाएगा? जब उसके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, जो क्या होगी? इंटीग्रेट होगी, इंटीग्रेटेड विद। सही है। मतलब हम चाहते ये हैं कि हमने इमीडिएटली उसी वक्त बिल्कुल इन द मीन वाइल इन लाइफ में ना, हमने क्या करना है? अपनी सेल्स को प्रोसेस करके बताना है, सेल्स को डिक्लेयर करना है किसके पास? इन रियल टाइम। ठीक है। अब अगर एक बंदा ये काम नहीं करता, अपनी रिटेल आउटलेट को वो इंटीग्रेट नहीं करता एफबीआर के साथ, मुझे बताएं उसके ऊपर कोई पेनल्टी होनी चाहिए? एक शाबाशी तो इनकम टैक्स में दी हुई है। वो क्या है शाबाशी? टैक्स के क्रेडिट की 1.5 लाख या एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर तुम ये नहीं करोगे तो एक छोटी सी सजा भी है। सजा क्या है? कि तुम जितना भी एक्सपेंस करोगे उसका 8% क्या कर देंगे हम तुम्हें। कुछ आई बात समझ? ये जब मैं न्यूमेरिकल अभी करवाऊंगा ना, तो आपसे सिर्फ मुझे आंसर चाहिए होंगे। अभी बताता जा रहा हूं और यही आंसर मुझे वहां पे चाहिए होंगे। ठीक है।
तो 8% कहता है कि एक्सपेंस जो क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, विच मींस के वो हम ऐड बैक करवा देंगे। तुमने 100 रुपए का लेस किया होगा, हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया होगा कि ये रिटेल आउटलेट जो है इंटीग्रेटेड नहीं थी एफबीआर के साथ, तो जो भी एक्सपेंस है उसका 8% क्या कर देंगे पीबीटी में। आप तीनों बोलते नहीं, चारों बोलते नहीं, आप लोगों किससे का मैं बोल रहा हूं पता है। अच्छा जी, अब सुनिएगा प्लीज। कल एक प्रोविजन पढ़ाई थी 10 मिलियन वाली और 100 मिलियन वाली, कोई बच्चा रिवाइज करवा दे उसको। यार आप रिवाइज कराएं यार, ये जो फोन पे लगा हुआ है बच्चा, रिवाइज करवाएं, खड़े होकर रिवाइज करवाएं प्लीज। 10 मिलियन और 100 मिलियन वाली प्रोविजन रिवाइज करवा दें प्लीज, अभी 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 बिल्कुल प्रोविजन रिवाइज करवाएं प्लीज। और होता क्या है उससे, वो इनपुट कम हो जाता है, एट्रीब्यूटेबल टू एक्सेस सप्लाईज, ये पढ़ाया था। अच्छा, एक और भी चीज, आप थे कल की क्लास में, आप नहीं थे आप जी, आप मुझे ये बताएं, एक और भी प्रोविजन पढ़ाई थी मैंने जिसमें एनटीएन वाली बात थी, सीएनआईसी एनटीएन वाली, ऑफ अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, बताइएगा प्लीज क्या थी वो प्रोविजन। हमने कहा था कि जब भी आप किसी ऐसे बंदे को सप्लाई करेंगे जिसका जो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एनटीएन और सीएनआईसी आपने ना लिया, तो जितना भी इनपुट वो, ये सजा दी गई उसको सेल्स टैक्स के अंदर। अब आ जाए इनकम टैक्स की सजा भी सुन लें एक बार। एक बंदा जिसने सप्लाई की, और गुड्स की सप्लाई किसको की, उस बंदे को जो कि रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड था बट नॉट रजिस्टर्ड। कोई एग्जांपल बेटा आप बताएं, एक नाम आप बताएं, हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। मैन्युफैक्चरर, एक आप बता दें, टियर 1 रिटेलर, ऐसा है। ये रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड थे बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड। आपने अगर इन बंदों के साथ डील की तो जितनी भी आपने इनको सप्लाई की है, उस सप्लाई की बैकएंड पे जितना भी आपने एक्सपेंस किया है उसको हम क्या करवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक हमारे पास लिमिट आ गई। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 100 रुपए की सेल कर दी, उसके बिहाइंड आपकी जो है 80 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल थी, तो आप कहेंगे यार अच्छा 100 रुपए की सप्लाई कर दी है अनरजिस्टर्ड को, तो 80 का 80 डिसअलाउ कर दो। बोला 80 का 80 डिसअलाउ नहीं करूंगा, 80 का 80 डिसअलाउ नहीं होगा। इसमें ऐसे तो नहीं है कि बिजनेस की सारी कॉस्ट ऑफ सेल ही आप खत्म कर दो वहां से, फिर तो सारी सेल्स के ऊपर ही वो प्रॉफिट देता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला कि ये जो अमाउंट डिसअलाउ होगी ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखिए A ओवर B इंटू C से तो वो अमाउंट आएगी जो आपकी एट्रीब्यूटेबल टू दैट सप्लाईज हैं, वो वाली सप्लाईज जो अनरजिस्टर्ड को की आपने, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट। अच्छा देखिएगा, बात सुनिएगा सर, आपने की 100 रुपए की सेल, 100 रुपए की सेल की बैग पे आपका खर्चा कितना था, 80 रुपए का। अब 100 रुपए की सेल, इस 100 रुपए की सेल्स में आपने तकरीबन 40 की सेल्स किसको की हैं। अब आए जरा A ओवर B इंटू C वाला फॉर्मूला लगाएं। आपने कहा कि मैंने खर्चा कितना किया है, 80 का, 80 रुपीज का खर्चा किया मैंने। ये 80 का खर्चा था मेरा किसके, 100 रुपए की सेल्स के ऊपर, ऐसा। और इसमें से मुझे मैंने कितनी उस बंदे को की है जो अनरजिस्टर्ड है, कितना आंसर आ रहा है, 30। ये है वो खर्चा। अगर हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी होती ना, यहां तक अगर हमने बात पढ़ी होती तो मैं इसको डिसअलाउ करवा देता। ये वो खर्चे की अमाउंट आई है। बट हुआ ये कि उसने साथ ही एक एक्सेप्शन दे दी, बोला कि यहां इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मैक्सिमम खर्चा डिसअलाउ हो सकता है वो कितना, मैक्सिमम शैल नॉट एक्सीड का मतलब ये होता है ना मैक्सिमम। तो जरा 10% ऑफ द टोटल डिडक्शंस तो बताएं कितना है। तो जरा इस 32 को और इस 8 को कंपेयर करें, कितना अलाउ होना चाहिए, कितना इनएडमिसिबल होना चाहिए, बताएं कितना इनएडमिसिबल होना चाहिए,
कितना इनएडमिसिबल होना चाहिए? मतलब ये इसलिए कि मैं बार बार सवाल रिपीट कर रहा हूं कि कहीं गलत होगा। भाई उसने कहा कि मैक्सिमम डिसअलाउंस कितनी है, डिसअलाउंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 10% ऑफ दी टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन कितनी है भाई? टोटल डिडक्शन है 80 रुपए की, उसका मैक्सिमम 10%, अपर कैप लगाइए उसको। तो 8 को और 32 को कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम यहां ये देखिए, ये अपर कैप थी, ये अपर कैप थी, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। सपोज करेंगे 32 की बजाय होता 7, तो आप 7 ही डिसअलाउ करते जी, लोअर ऑफ, तो आप 7 ही डिसअलाउ करते। लेकिन अब क्योंकि बात बढ़ गई है 8 से, तो आप जाएंगे अपर कैप पे। अपर कैप कितनी है? 10% ऑफ दी टोटल डिडक्शंस। कुछ बात समझ आई है यार? कंप्यूट कर लेंगे, अपने साथ इंसाफ कर लेंगे। जासिम को इंसाफ कर लेंगे अपने साथ। सज्जाद को मेरी मेहनत का फायदा हो रहा है? ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बैठा हूं, सही है? इसको कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे, मेरी टेंशन नहीं लो। हाँ जी जी, ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज। अनरियलाइज्ड इनकम है आपकी है बेटा, बात तो सही है। ये तो अब आपके ऊपर है, आप लोग फाइनल में मिलेंगे। अच्छा जी प्लीज सर, मैंने यहां तक आप लोगों को सारी इनएडमिसिबल प्रोविजंस पढ़ा दी हैं। अच्छा आगे आए, जरा एक आध प्रोविजन और भी डिस्कस कर लेते, छोटी छोटी सी। यार ये लीज्ड एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन होती थी, क्या करते थे इसका? क्या वही लिखा हुआ है? इनएडमिसिबल की लिस्ट में आ रही है। अच्छा, प्रोविजन स्टॉक इन ट्रेड वाली, स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर जो प्रोविजन बनाते हैं ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री की, पर्सनल एक्सपेंस, और कोई ऐसे एक्सपेंस जिसका आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे ही नहीं पाए, तो वो भी अलाओ। यार कुछ आ रही बात समझ? वो आखिर दावाना अभी नहीं, अभी नहीं, ये बोला ना किसी ने भी बीच में। जी बेटा 24 निकाल, 24 या 32? 24 तो मैंने निकाला ही नहीं, ये तो इन लोगों ने मुझे डिफरेंस करके बता दिया, वो तो निकालना ही नहीं था। 24 तो कुछ है ही नहीं बेटा, ये तो इनकी अपनी होशियारी थी। आपने निकालना है 32 और आपने कंपेयर कर लेना है इसको। मैक्सिमम आप यहां तक जाएंगे भाई डिसअलाउंस में। ये तो इन्होंने तुक्का मारा, ये लेने 24 आ गया, ये क्या था? कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। तो सर मेरा ख्याल है कि अभी आप लोग जो है ब्रेक ले लें, मुझसे नमाज पढ़ लें, इंशाल्लाह हम 2:30 पे मिलते हैं। और प्लीज़ ये सब शक्लें यही नजर आएँ और ऑनलाइन वाली शक्लें भी यही नजर आएँ, ठीक है? इसको कंप्लीट करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का सुकून बन जाएगा फिर इसके बाद। चलें जी सर, ब्रेक है। ओके जी।